हैं, उनके क्या-क्या हल हो सकते हैं, किस तरह से हो सकते हैं, ये सरकारों के भी काम आएँगे। मैं आपसे एक बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि अगर हम ओवरऑल देखें, बिहार का चुनाव हुआ, बिहार में जिस तरीके से राष्ट्रीय ताकतें मजबूत हुई और तमाम सारे लोग नामजद हुए, उसके बाद से हम लगातार ये देख रहे हैं कि आप चुनाव से पहले बिहार का चुनाव था, तो सब शाहीन-बाग भी हुआ, फिर ये एक मामला भी हुआ, हिंदू-मुस्लिम दंगे क्रिएट किए गए। जब हम उससे बाहर आ गए, तो मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में हताश और निराश ताकतों ने जो दिल्ली के अंदर आप कुछ दिख रहे हैं लगातार पिछले 1 महीने से, आप इन तमाम चीज़ों को किस तरीके से देखते हैं? क्या इसके पीछे इंटरनल जो ताकतें हैं, उनके विदेशी ताकतों से संबंध है? क्या देश के अंदर कोई बहुत बड़ा ये कह सकते हैं कोई ऐसा होने वाला है जिसकी तैयारी की जा रही है? या मैं समझता हूँ कि विदेशी ताकतों का सीधे तौर पे यहाँ इन्वॉल्व हो रहा है, किसान का मूवमेंट देखें। आप क्या समझते हैं सिंह साहब इस पूरे मामला को? कैसे देखते हैं? देखिए, जब शाहीन बाग का जब वो तमाशा चल रहा था, तो उसके साइडलाइंस पे अरुंधति रॉय, सुजैन अरुंधति रॉय, पूरा नाम बोलना अच्छा होता है, सुजैन अरुंधति रॉय, वो जंतर-मंतर में वो कुछ लोगों से गुफ्तगू कर रही थी, बातचीत कर रही थी, और उन्होंने आह्वान दिया कि आप अगले चुनाव का इंतजार मत करो, अगला चुनाव तो बहुत आगे है, 2024 में होगा, ऐसे तो हम इतना इंतजार कर नहीं सकते। और उन्होंने कहा कि हमको कोई और भी तरीके अपनाने होंगे। शाहीन बाग एक तरीका था और ये जो सो कॉल्ड फार्मर्स एजिटेशन है वो दूसरा तरीका है। अब इसमें ये कॉन्स्पिरेसी है, इसमें सभी शामिल है, और आपने देखा जो उसमें ये बातों किसी से छिपी हुई नहीं है। माओवादी यहाँ पे हैं, वो जितने टुडे गैंग यहाँ पे है, वो एक लीडर जो है ये मेधा पाटकर से लेके, और वो एक क्या है जो एफिमिनेट कैरेक्टर है वो योगेंद्र यादव, इनको आप हर भारत का जहां भी नुकसान हो सकता है वो उसमें हर जगह उस आदमी को पकड़े। ये प्रोफेशनल एजुकेटर्स हैं, ये प्रोफेशनल एंटी नेशनल्स है, पैसे के लिए करते हैं, कभी सिम्बोलॉजी करते हैं, कभी तो। और मेरा पार्टनर ये सब आप मालूम है, वो तो उन्होंने थ्रेट किया था कि नर्मदा में वो अगर नर्मदा का वो डैम बना तो वो अपने आप वो सुसाइड कर लेंगी, तो होगा नहीं, वो जल समाधि ले लेगी, ऐसा उन्होंने कहा था। ये देखिए, समाधि उमाधि साधु और सतों की चीज होती है। ये इस तरह से बिके हुए लोग समाधि भी लेते, और ये जो बिके हुए लोग है ना, ये जो आज आपके सो कॉल्ड फार्मर एजिटेशन में है, वो कोई हंगर स्ट्राइक के भी लगे, हंगर स्ट्राइक के कुछ चरित्र ही है, और कोई जायज कॉज के लिए हो रहा है हंगर स्ट्राइक। ये जिम का इक्विपमेंट और मेवा और वो दूध और वो जो क्या वो बड़े बड़े अंडे जो खाने की पकवान बन रहे हैं, उसके साथ में हंगर स्ट्राइक नहीं होता है। ये कोई गांधी नहीं है। और आज यही लोग कह रहे हैं कि भाई ये थोड़े से लोग हैं, ये डायलॉग सुन के कुछ अंदर मैं थक गया। थोड़े से लोग माओवादियों के साथ मिले, थोड़े से लोगों के सामने वो ना लगा जा रहा है कि शजील इमाम को रिहा कर, थोड़े सा कोई उठ के बोलता नहीं है। अगर ये थोड़े से लोग हैं, कोई तो उठ के बोले क्या शजील इमाम की कौन है, तुम मुद्दा उठा रखा है किसानों के आंदोलन में? वही शजील इमाम जिसने ये कहा था कि हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर चिकन नेका हम हलाल करेंगे, उसके जुड़ा की बात हो रही। सारे ये गधे तत्व हैं, ये निम्न स्तर के लोग जो देशद्रोही हैं यहाँ पे इकट्ठा हो गए। अब आप कहते हैं कि हमको एंटी नेशनल नहीं, आपको किस बात की बुरी लग रही है? अब तो आप देख लो, अभी वीडियो बहुत वायरल हुआ है, ये जिस तरह से ओपनली जब ये वहां से आ रहे हैं और ये रास्ते में खालिस्तान के नारे ला रहे हैं, ये बाकी से ये आजकल तो भाई ऑडियो विजुअल है, ये सोशल मीडिया का जमाना है, आप उसे भाग तो सकते नहीं हो, सच्चाई तो उभर के आ जाती है। तो आपने देखा कि ये किस तरह से खालिस्तान के नारे लगाए जा रहे हैं। और मैं इतना जरूर कहूंगा कि जो भी देशभक्त है, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मालूम है ये जो तमाम चीजें हैं कि ये जो एमएसपी होगा, वो ऑलरेडी जब एजुकेशन चल रहा है तो 33 लाख फार्मर्स ने पंजाब में एमएसपी को अवेल कर लिया है। एजुकेशन इज ऑन, 33 लाख फार्मर्स ऑलरेडी अवेल्ड। ऐसा नहीं है पुष्पेंद्र जी, इनको ये मालूम नहीं है कि सही क्या है, गलत क्या है, सच्चाई क्या है। ये तो बहाना ढूंढ रहे थे, और ये जी आप जो कहना चाहते हैं, ये कहना चाहते हैं, हमने भारत में देखा कि चाहे वो पौराणिक जो सिविलाइजेशन है, जो जिहाद है, ये सब लोग अलग-अलग थे, लेकिन पिछले 6-7 साल के अंदर माओवाद भी इसमें आया, इसमें वामपंथी साथ में आए, इसमें एंटी इंडियन फोर्सेस भी आए, एंटी सनातन ताकत भी आए। ये तमाम सारी ताकतें जो अलग-अलग शहरों में काम करती थी, देश में बदलाव के बाद ये तमाम ताकतें जिन्हें आप जिक्र कर रहे हैं, चाहे वो शजील इमाम हो, जामिया हो, एएमयू हो, हैदराबाद हो, चाहे वो आसाम का अजमल हो, चाहे रामपुर का आजम खां हो, ये तमाम ताकतों का एक मिला-जुला जो है, वो भारत के खिलाफ लड़ रहा है। ये मुद्दों के बहाने भारत को आप ये कहना चाहते हैं?
ये केवल भारत के खिलाफ ये लड़ाई नहीं है। आप देखिए तो चाइना में उइगुर मुस्लिम का ट्रीटमेंट है, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, कोई यहाँ नहीं बात करता। आज यहाँ पर जब फार्मर बैठे हुए हैं, आपको मालूम है कि चाइना के साथ जो हमारा तनाव है वो अभी जारी है। आपको मालूम है ना कि वहां पर कम से कम जो हमारी सेना की संख्या है वहां कम से कम 4 गुना हो गई है। आपको मालूम है ना कि ये युद्ध की स्थिति अभी भी वहां पे बनी हुई है। उस समय पर ये काम करना, उस समय ये काम करना, ये देशद्रोह है या नहीं? और आप जो बात कह रहे थे ये केवल सिर्फ इतनी सी बात नहीं है भारत के खिलाफ ही। अगर आप उइगुर मुसलमानों के ट्रीटमेंट पे कुछ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब है कि आप भारत के खिलाफ नहीं, भारत के हिंदुओं के खिलाफ। और दूसरी एक और मैं बात बता दूं, आपसे मेरी चर्चा हो रही थी इस बारे में। देखिए साहब, इस देश में सनातन धर्म से बहुत सारी धाराएं निकली और निकलती रहती हैं। एक धारा मैं हमेशा से कहता हूँ निकली जैनिज्म, इसलिए उसको इज्म बोलते हैं। जैनिज्म निकली और एक सिर्फ इतनी सी बात के लिए कि हमारे जो वर्ण में जो बैठे हुए थे, हमारा समाज जो बैठा हुआ था, तो जो वैश्य लोग थे उनको कहा गया कि भाई आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। अब ये जो नालायक बैठे हुए हैं, ये जो तलवार भांज रहे हैं, वो तलवार भांज रहे हैं, तो इनको जो तलवार दिखा रहे हैं वो लोहे की तलवार मिलती है बाजार में सर। वो लोहे की तलवार और तलवार से अगर खुद को ये जो बार बार दिल्ली की धमकी देते हो ना, किसको धमकी दे? मैं भी आप दिल्ली में रहता हूँ, किसको धमकी दे रहे हैं? तलवार टकरा देंगे। यही बात सरदार पटेल ने जिंदा कही थी खुलेआम जब उसने थ्रेटन किया था। ही फाइनली जॉइंड, मतलब उसको इंटरिम गवर्नमेंट तो जिन्होंने पहले उसको बाइकआउट किया था, फिर वेल के कहने पे माने गए थे, और जब उसे ज्वाइन किया तो उसने थ्रेटन किया था, मैं डायरेक्ट सरदार पटेल ने कहा कि तलवार टकरा दूंगा। तो देखो साहब, ऐसा है कि तो मैं कह रहा था कि सिर्फ इस चीज के लिए जैनिज्म, मतलब जैन मजहब इसलिए हुआ, यह केवल मोक्ष की बात लेके। अब समझे कि वो कितनी उन्नत वो समाज होगी, कितना भरपूर वो समाज होगा, इसका पेट भर रहेगा। वो ही नहीं ऐसे ही मतलब दार्शनिक चीजों, फिलोसफिक चीजों पे बात करेगा। वरना जो ये बैठे हुए हैं, ये कुकड़ और शराब के शौकीन लोग और विवाह और जिम्नाजियम के शौकीन लोग, इनको क्या मालूम मोक्ष है? ये इनको 2 पैसे के लिए कनाडा चले जाएंगे, 2 पैसे के लिए अमेरिका चले जाएंगे, मेक्सिको के बॉर्डर से हो जाएंगे, इंग्लैंड में जाके आइसक्रीम बेच देंगे, वहां पे खालिस्तान का नारा लगाएंगे। तो इनको मोक्ष से चीजों से क्या मतलब? तो पुष्पेंद्र जी, मैं एक बात ये कह रहा हूँ कि देखिए, और मेरा ये मानना है इस देश में जब इस्लाम हमला हुआ, आगमन हुआ यहाँ पे, या तलवार जो भी है जिहादी तरीके से, तो एक भक्ति मूवमेंट हमारे यहाँ शुरू हुआ। उस भक्ति मूवमेंट में बड़े पूजनीय लोग आए, संत तुकाराम, मीराबाई, गुरु नानक देव जी महाराज, सभी लोग आए, सबको इज्जत देते हैं, सब एब्जॉर्ब किया, बहुत धाराएं निकली हमारे से। और उसके बाद है 500 साल, मैं इतिहास की बात कर रहा हूँ, 500 साल 600 साल तक यहाँ पे सिख पंथ कहा जाता, आज भी वो सिख पंथ है। लेकिन उसके बाद आप एक 1911 11 का एक आप वो मौकिफ सेंसस कमिश्नर होता था, उसका आप भाषण सुन लीजिए, जो उसे पढ़ लीजिए, जो शिमला में लिया था उसने ये कहा, ये बात खुल के कही थी कि हम जब सेंसस कर रहे थे पिछली बार, तो कोई सिख ये करने को तैयार नहीं था। हमने उसको जबकि बहुत उसको गोल्डिंग करने की कोशिश की, प्रेशर डाला, लेकिन कोई सिख मानने को तैयार नहीं था कि हिंदू नहीं है। तो the Sikhs in that census were counted amongst the Hindus। अब हुआ क्या, आपके उसने खुद लिखा है कि उसके बाद हमने एक योजना बनाई और भारत की जितनी रेजिमेंट्स थी उसमें हमने अलग अलग मतलब संस्कृतियां कस्टम्स डालने की कोशिश की सिखों के लिए, एंड वी हैव बीन सक्सेसफुल। और राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ, वहां तक आया सेपरेट होमलैंड की बात होगी। तो अब मैं यहाँ के हुक्मरानों से और जो लोग लेजिस्लेचर में, न्यायपालिका में, या जो बुद्धिजीवी वर्ग है जो एकेडमिया में है, एक बात कहना चाहता हूँ कि आप 20 साल के डिस्टेंस में अगर किसी को आप किसी पंथ को हिंदू धर्म से आप अलग कर सकते हैं और सेपरेटिज्म का वो कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ जो लोग हैं, ये जिन्हें हमारे नेता हुए या जो जिसको आप स्टेट्समैन का भी दर्जा देते हैं, इन लोगों ने कभी उसको उस चीज को रोल बैक करने की क्यों नहीं कोशिश की?
आपने 1947 के बाद कुछ लोग बैठे और एक संविधान बना दिया और उस संविधान को आपके जैसे लगा कि वो ठीक है, हम हर देश कोई कानून के तहत चलना चाहिए, वहां तक मैं संविधान मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और आदरणीय डॉक्यूमेंट है। लेकिन ये है ना कि आज किसी मजहब पे चर्चा नहीं होगी, किसी धर्म पे चर्चा नहीं होगी, ये कहाँ का ये। और मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि देखिए, कोई भी मजहब, कोई भी धर्म जो हमला न सह सके, जो हमला न अब्जॉर्ब कर सके, वो मजहब नहीं है, वो फिर क्रिमिनल एंटरप्राइज बन जाता है। जहां आपने ये कहा कि देखा मेरे सरदार के खिलाफ कुछ बोला, तो होते हैं डाकुओं के सरदार के खिलाफ बगावत की तो काट दूंगा, मार दूंगा, वो मजहब नहीं हो सकता। और एक दिन यहाँ पे किसको हमने बहुत अपने बचपन से सुना रहे, आज भी सुने, आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अब भगवान राम के बारे में कुछ बोलो, अब माँ सीता माता के बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता सब हमको, क्योंकि हम मानते हैं कि तुम नालायक आदमी हो, तुम्हारा संस्कार तुम्हारे माँ बाप जी के लायक है, को पैदा किया उन्होंने। तुम भारत माता को गाली दोगे, हम यही कह रहे हैं कि ठीक है भैया, तुमको नहीं रहना है, यहाँ से छोड़ के चले जाओ, अगर इस बार माँ के गोद में नहीं तुमको नहीं खेलना है तो। ये तो हमारी माँ है। ये जो हमारे यहाँ जो ये हुआ कि हमें बिल्कुल इंसुलेट कर दिया और हमने उसको एक नो गो एरिया बना दिया कि आप मजहब के बारे में आप बात ही नहीं करेंगे। और फिर जब मजहब ये रूप ले लेती है, का रूप ले लेती है, और आज ये जो खालिस्तान के नारे लगाए जाते हैं, ये रूप जब लेती है तो आप परेशान घूमते रहते हो। और हमारा न्यायालय साहब एक सूफी संत, मान लीजिए कोई सूफी संत हो, उसके बारे में किसी टीवी चैनल ने चर्चा की। अब वो इतिहास का है कि वो किस औरत लाया, कहां से वो किस राजपूत किंगडम से लड़ाई हुआ, कैसे उसने उसको अपना वो बंदी और बना के रखा उस औरत को। दिस इज अ फैक्ट ऑफ हिस्ट्री। आप इस फैक्ट को हटा के उसको नकार के आप क्या सोचते हो कि आप इंडियन पीस हासिल करोगे? कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। इसीलिए सनातन धर्म में हर चीज, मतलब हर हमला हम सहते हैं, हर हमले के लिए हम तैयार रहते हैं, हर हमला एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन आपने तो ऐसा बना दिया इसको। ये वाली बात हो गई पुष्पेंद्र जी, आपने तो काफी साल पाकिस्तान में अपना रहे हैं, वहां काम किया है आपने। जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान के अंदर में आज तक ये क्वेश्चन नहीं सेटल हो पाया है अबाउट फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। जैसे ही पाकिस्तान बना 1953 में राइट्स और के खिलाफ बेस्ड ऑफ फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। ये तो अभी बरेली जो अभी मारा गया, इसको मार दिया, ये खादिम, ये वो क्या मैं अरे बरेली का जो भी है खादिम, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द नेम, इसको उसको मार दिया क्योंकि वो स्ट्रीट पावर को पॉलिटिकल पावर में कन्वर्ट कर रहा था। तो इमरान खान को शायद फौज को ये थोड़ा वो सहन नहीं कर पाई इस चीज को, जबकि उसको खड़ा किया था इन्हीं लोगों ने ताकि इमरान खान को कुर्सी पे बैठाया जा सके, नवाज शरीफ के वोट को कट किया जा सके बरेलियों के। तो उसकी जो तरीके बैक का जो आंदोलन चला था, आपको याद है, इसी तरह से बात बाहर है। वो इसलिए हुआ था कि एक जो ओथ का जो परफॉर्मर था, उसमें बस इतना था, I swear by in the finality of Prophet Muhammad, कुछ उसको थोड़ा सा उन्होंने ट्विस्ट कर दिया था, उसे हो गया। तो आज जो फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद है, उसके नाम से पाकिस्तान उस मुद्दे के ऊपर में पाकिस्तान में आज भी झगड़े चल रहे हैं। वो कंट्रोवर्सी खत्म हुआ है, और जब तक इस्लामिक मजहब रहेगा तब तक ये कंट्रोवर्सी नहीं खत्म होने वाली। आप कहना चाहते हैं, आपने यहाँ से जो दिल्ली में हो रहा है, किसानों आंदोलन के नाम पे हुआ है, सीए के नाम पे हुआ, फिर डेमोक्रेसी के नाम पे हुआ, तो हमारे देश में हमने लोकतंत्र को तरजीह दी, और फिर लोकतंत्र के जो भी नैतिक चीज है, जो भी उसके पैरामीटर्स हैं, कभी हमने उसको तोड़ने की कोशिश नहीं की। लेकिन एक चीज समझ में आती है कि 1946 में जो भारत में चुनाव हुआ, उस चुनाव के मद्देनजर जिस तरीके के पाकिस्तान के नारे लगे, पाकिस्तान के हक में हिंदुस्तान के 98% लोगों ने वोट दिया, तो पाकिस्तान बना, और जिस दिन इस्लामिक पाकिस्तान डिक्लेयर हुआ साहब, उसी दिन वो फौज इस्लामिक हो गई। इसलिए हम उस चित्र को कभी-कभी कंफ्यूज करते हैं कि भारत पाकिस्तान की फौज है, एक फौज के पैरामीटर्स होते हैं, जो कानून होते हैं, रूल होते हैं उसमें, लेकिन पाकिस्तानी फौज का किरदार अगर देखें तो इस्लामिक फौज का किरदार है। जिस तरीके से उसने बांग्लादेश में लोगों को मारा, वहां की औरतों के साथ रेप किया, जिस तरीके से हम देखा भारत में सैनिकों के गले काटे, तो ये इस्लामिक देश नहीं बना, वो इस्लामिक सोच के साथ वहां की फौज भी इस्लामिक कन्वर्ट हुई। और फिर इस्लाम के अंदर जैसे 1400 साल पहले
मोहम्मद साहब ने एक कवित्री थी, उसमें कुछ कविता में कह रहा था, उसका मर्डर का उन्हें हुक्म देता, जिस तरीके से उनके दामाद को, उनकी बेटी को, उनके नवाज, वही सिलसिला आज भी जारी है। और भारत के भी मुसलमान हैं, ये भले बहुत सी बात कहते हैं, हम लिबरल हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, लेकिन कुल मिलाकर के जो एंड रिजल्ट हुआ है उसमें वही सोच, वही अप्रोच, वही मानसिकता है। आज भी आप देखें कि मामला किसान का है, लेकिन दर्जी अवाम उसमें इन्वॉल्व है, उसके अंदर पीएफआई इन्वॉल्व है, उसके अंदर पैसा भी आ रहा है। और जिस शख्स के बारे में हिंदुस्तान में आपने सबसे पहले दुनिया को एक्सपोज करके बताया, जब वो पहला चुनाव लड़ रहा था, मुझे याद है कि आप उस रात बेचैनी से सो नहीं पाए और आपने किसी बड़ी उसके बारे में तब बात कहा। आज वही दिल्ली के अंदर, लोग दिल्ली अंदर उसके मुझे और आपको चैलेंज करें कि खून करते हैं कि हम खून बहा गए, तो भाई दिल्ली में हमारा ही खून बहा ना, जो दिल्ली में रहे हो। लेकिन दिल्ली की सरकार, वही सरकार कभी सोनिया गांधी के जो एनएसी थी उसका सदस्य था, वही आज दिल्ली में किसान के लिए उपवास भी रखा है। तो ये लोकतंत्र का, जिसे कहते हैं ना, लोकतंत्र का विसूस जो है वो पूरी दुनिया में इस्लामिक ताकत ने किया, और उन्होंने उस लोकतंत्र के माध्यम से वहां अनारकी और अराजकता फैलाई। आप देखिए लोकतंत्र के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर इस तरीके से उसको आउटरीच करके, अराजकता पैदा करके असामाजिक तत्वों ने अपने सत्ता के स्वार्थ को एक तरीके से वहां की सरकार के ऊपर अपहरण लिया। तो आप क्या ये देखते हैं कि हमारे लोकतंत्र को जरूरत से ज्यादा है, हम लोकतंत्र के नाम पे हर एक छूट देते हैं, लोग लोकतंत्र के जितने मापदंड है उसे क्रॉस करके वो वायलेंस को उतरते हैं, वो इस तोड़ने को उतरते हैं, विदेशी ताकतों से मदद देते हैं। आप कश्मीर में लोकतंत्र का क्या हाल किया है, ये कहता है हम चाइना से मदद लेकर 370 लगवाएंगे वापस। तो लोकतंत्र कुछ भारत में जरूरत साधन हो गया है। देखिए, इसमें 3-4 एक तो आपने 46 इलेक्शंस की बात की, उसके बाद आपने ये केजरीवाल की बात की, उसके बाद आपने महाराष्ट्र की बात की, उसके बाद आपने ये टू मच डेमोक्रेसी की बात की। तो मैं एक करके सारे मुद्दों को एड्रेस करता हूँ। जी जी जी। ये तो 46 इलेक्शंस में आपको मालूम है कि ये 86% मुसलमान हिंदुस्तान के, उन्होंने मुस्लिम लीग के लिए वोट किया था, यानी कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए वोट दिया था। दूसरी बात है कि वहां वो जा नहीं सके, मनसा साफ थी। हैदराबाद में सरदार पटेल ने एक पब्लिक मीटिंग में ये बोला, तुम ये मुझे मालूम है तुम ओवरनाइट तो तुम्हारा लॉयल्टी बदलेगा नहीं, जाहिर सी बात है। उनके कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में इन्होंने फिर से सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, कहने लगे तुम बड़े भाई हो, हम छोटे भाई हैं। बोले तुम छोटे भाई ने तो सब कुछ ले लिया, अब आपको शर्म नहीं आती? तो ना मानसिकता बदली, ना इनका एजेंडा बदला। अब आप सोचिए कि 86% पॉपुलेशन जो पाकिस्तान चाहता था वो जो यहाँ रह गया, आपने आपकी डेमोक्रेसी तो वहीं से एक मतलब वो हैंडीकैप के साथ शुरू हुई, आपका नेशन बिल्डिंग तो वहीं से आपका हैंडीकैप के साथ शुरू हुआ कि आप क्योंकि इस हैंडीकैप ये था, एक पाकिस्तान बाहर बना, एक पाकिस्तान आपको अंदर में उसको किसी तरीके से उसको पर्दे से ढकना था अपने। तो उस पर्दे से ढकने के लिए आपने तमाम वो कौन था ये मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, उसको आपने ऐसी चीजें कि उसको बना दी। आप कहते हैं, हम सबको मालूम है कि जिसका खानदान वहां कहीं मक्का से आया था, तो खिलाफत मूवमेंट का सबसे बड़ा सरगना था मौलाना अब्दुल कलाम। तो your democracy started with a total handicap of an internal Pakistan। अब हमारे हम लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि ये पाकिस्तान को ये इसको बनाए रखो अंदर है, और बाकी you have to decide what to do the Hindu vote bank। समझ रहे हैं? ये एक ब्लॉक इसको बनाए रखो इंटरनल पाकिस्तान को, और ये हिंदू का करना है क्या ब्लॉक, ठीक है? तो ये यहाँ से हमारी जमहूरियत, यहाँ पे हमारी जमहूरियत शुरुआती इस हैंडीकैप के साथ शुरू हुई है। तो ये देखिए, ये अब आप कहते हैं कि पाकिस्तान बनाए रखो, ऐसा बात खा जितना भी सेक्युलरिज्म की बात कर लो है। आपको मैं बात बताता हूँ पुष्पेंद्र जी, ये कौन ऐसा नेता जो इंटरनल पाकिस्तान को नहीं बनाए रखना चाहता था? Who wanted fusion? Who wanted coalition? None of them। आप बताइए कि जब आप ओसामा बिन लादेन के लुक-अलाइक को लेके आप घूम रहे हो बिहार के चुनाव में, लोग तालियां बजा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप वो इंटरनल पाकिस्तान को आप केटर कर रहे हो, पैन इस्लामिज्म को आप केटर कर रहे हो। उसके बाद आप ये देख लो कि ये मैं अभी पटना में बैठा हुआ हूँ, यहाँ के 2 मुख्यमंत्री पाकिस्तान का दौरा किया उन्होंने, और एक ने वो जो पहला वाला जो है आजकल वो दिल में वो स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं, वो आए तो एक यहाँ का एक बुद्धिजीवी है, लेफ्टिस्ट है, आप जानते हैं उसका नाम, ठीक है? वो एक यहाँ पे वो थिंक टैंक भी चलाता है, वो चना के पैसे से। उसको बोला कि मैं देखो पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा तुम
एक टॉक इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है ऑर्गेनाइज कर रहा, यू वांटेड दैट रिस्पेक्टेबिलिटी। अब आप बताओ साहब कि बिहार का मुख्यमंत्री, बिहार हमारा बॉर्डर नेपाल से, राइट, वी हैव गॉट अबाउट 800 किलोमीटर बॉर्डर्स विद नेपाल। बिहार का मुख्यमंत्री नेपाल नहीं जाके वो पाकिस्तान जाता है, इसका मतलब कि आपके इंटरनल पाकिस्तान के लोग वो खुश होते होंगे। नहीं तो आप क्या उनसे, हमेशा पूछता हूँ, आप क्या उनसे सीखने गए थे? और फिर आप दिखा रहे हैं कि मैं देखो पाकिस्तान में कितना पॉपुलर हूँ, अगर पाकिस्तान में पॉपुलर हूँ तो फिर मैं मुसलमानों में बहुत पॉपुलर हूँ। सो पाकिस्तान इज इक्वल टू मुस्लिम्स। उसके बाद ये दूसरे वाले जो है वो भी वहां पे उनको ही लगा कि भाई ये पाकिस्तान आने से हमको वोट बैंक मिलता है, क्योंकि इंटरनल पाकिस्तान हम क्रिएट कर रहे हैं। तमाम ये सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म, मैं सोशलिस्ट नेता हूं, तुम सोशलिस्ट नेता, पहली बात शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए कि ऐसे विदेशी टर्मिनोलॉजी तुम इस्तेमाल कर रहे हो। तुम्हारे पास ज्यादा नहीं जानते कि सोशलिज्म और कम्युनिज्म क्या होता है। इतनी बड़ी सभ्यता वांटेड सर्वाइविंग विदाउट सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, तो ये भी जाते हैं पाकिस्तान। और फिर वही कि भाई क्या उनसे क्या सीखने गए थे यार, उनसे सेक्युलरिज्म पार्टी में क्या लेने गए थे? उनका एग्रीकल्चर देखने गए थे क्या? क्या ब्रोकर या उनका इंडस्ट्रियलाइजेशन देखने गए थे? ये जो तमाम ताकतें हैं उनको तो ये मोदी साहब से तकलीफ है होगी, बिकॉज इंटरनल पाकिस्तान, अब इंटरनल पाकिस्तान को चलो हमने थोड़ा सर्कमस्क्राइब कर लिया तो इनकी जो राजनीति है वो मजबूरन थोड़ी दूसरी रही, लेकिन मसला तो ही। सो व्हेन यू टॉक अबाउट 1946 इलेक्शंस एंड मैं जो आपको ओसामा बिन लादेन और ये और कमाल है, हम तो अपने वो छोड़िए, वो किसको लेके घूमता था, उसे तो जिसके संस्कार है वही करेगा, लेकिन हमारे यू एक्सेप्ट दिस नॉनसेंस। और फिर बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं यहाँ पे, तो आप कहते हो कि इंटेलिजेंस फेलियर हो गया, इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही है, सिक्योरिटी अपरेटर्स क्या कर रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो? तुमने पूरा कंडीशन बना दिया, तुमने फेवरेबल एनवायरनमेंट बना दिया। तो ये है सर, ये हकीकत है। दिस इज अबाउट वी स्टार्टेड द हैंडीकैप एज फार एज 1946 इलेक्शन से अगर आपको जोड़ के देखो। और फिर अगर आप ह्यूमर ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, अभी मैं कुछ न्यूयॉर्क से कुछ युवा लोग ने टॉपिक ही रखा था कि मतलब ह्यूमर ऑफ डेमोक्रेसी, और खास करके अमेरिका और हिंदुस्तान ये दोनों विकसित है। और मैं आपको बड़े अध्ययन के बाद मैं कह रहा हूँ कि इवन इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वहां भी जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र खतरे में है। मैं 2-4 आप एल गोर का इलेक्शन देख लीजिए, आप ये वाला इलेक्शन देख लीजिए, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल टाइम वहां भी ब्लैक लाइव्स मैटर वो प्रोटेस्ट चलाया गया, वो सारे जो कई जो नेशनल फिगर्स थे उनके जो इमेजेस है, उनकी जो मूर्तियां लगी हुई थी, सब खत्म हो गया इलेक्शन। जमहूरियत वहां भी खतरे में। और जिस चीजों को हम कल भी चाकू चला अमेरिका में इसी इलेक्शंस को लेके। सो इंडिया अमेरिका बोथ आर वेरी आई मीन बहुत बड़ा एक असॉल्ट हो रहा है फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एंटी नेशनल फोर्सेस, चाइना बैक फोर्सेस, अल्ट्रा लेफ्टिस्ट फोर्सेस, दोनों जगह पे हो रहा है। और देखिए आप कहते हैं डेमोक्रेसी, मैंने वही उदाहरण दिया आपको कि नेहरू का केवल एक वोट इस आदमी को इतनी नफरत करती हो कांग्रेस पार्टी, उस समय की जो कांग्रेस पार्टी है, इतनी नफरत की उनको एक वोट मिला एक प्रोविंस से, बाकी सारा सरदार पटेल को मिला। और देखिए वो प्रधानमंत्री, उस नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को थोपा, कश्मीर में उसको थोप दिया उसपे, दैट वाज टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। आर्टिकल 370 लगाया, दैट वाज मच ऑफ डेमोक्रेसी। ये पाकिस्तान परस्त, ये पाकिस्तान प्रॉक्सीज अब्दुल्ला और मुफ्तीज को अपने इतने इज्जत दिया, दैट इज मच ऑफ डेमोक्रेसी। वो एक देशद्रोही मुफ्ती मोहम्मद सईद, वो भी एक टोपी पहनते थे प्रधानमंत्री, उन्होंने उसको गृह मंत्री बनाया, दैट वाज मच ऑफ डेमोक्रेसी। और एक बात बताऊं साहब, I refuse to believe that a person who served as the chief minister, later वो राजीव गांधी फाइनेंस मिनिस्टर था और जो बाद में प्रधानमंत्री बना, उसको इस आदमी की क्रेडेंशियल्स नहीं मालूम थी। मुझे इस बात का यकीन है कि वो प्रधानमंत्री बाहर की ताकतों के से वो उसका नियंत्रित था। और आपने मुझे कल बताया है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा सेमिनार हुआ था उस समय, और ये उस टोपी वाले प्रधानमंत्री के बनने के बाद वो किस तरह की चर्चा हो रही थी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। मैं उसको और क्लियर कर दूं, मुझे याद है कि जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने और देश का पहला गृहमंत्री मुसलमान बना, वो कश्मीर से बना। आप सोचिए कि ये जामा मस्जिद है दिल्ली की, उस अलीगढ़ के लोग आए थे, मैं भी अकेला उसमें शायद अकेला हिंदू था। हाँ, जामा मस्जिद में
देश भर के जितने भी दानिश बुद्धिजीवी थे, तमाम एमपी थे, और बाद में 2005 से 2009 जो आदमी भारत का शिक्षा मंत्री बना, आपके दरभंगा के वहां का एमपी है मोहम्मद अशरफ अली फातमी, वो भी उसमें बैठा था। मुझे याद है कि उस समय साउथ के एक बहुत बड़े राज्यसभा के एमपी थे, उनके अल्फाज थे सिंह साहब, मैं उस दौर में जब स्टूडेंट था तभी मैं चौंका इस बात से, और शमसिद्दीकी उनका नाम था। उन्होंने बड़े फख्र के साथ कहा कि हम अपनी कौम को पूरी ताकत के साथ एक ऐसे शख्स का शुक्र अदा करना चाहिए, एक ऐसे शख्स को हमें ताकत देनी चाहिए जिसने पूरे हिंदुस्तान में, जो भारत में जो हिंदू परिवार है उसको छिन्न भिन्न कर दिया है, उसको तोड़ दिया है और हिंदू फैमिली को कमजोर कर दिया है। इस मंडल कमीशन ला करके मैं उस वक्त मौजूद था, जामा मस्जिद हो रही थी, इसलिए मैंने कहा कि इसको जरा विस्तार से बता दूं। आप सही कह रहे हैं, वही ताकत है, वही लोग जिनके बारे में भी आपने कहा कि आप पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं भारत के मुसलमानों को खुश करने के लिए। भारत सरकार की तो पॉलिसी लंबे वक्त तक यही कि पैलेस्टाइन को मत करनी है, और पैलेस्टाइन के चीफ को ने भारत दिया और पैलेस्टाइन के दबाव को भारत के मुसलमानों से जोड़ के देखा, दिल्ली से जोड़ के देखा, और 25 साल तक इजराइल से संबंध रखे और हम कभी उसको सार्वजनिक नहीं किए। तो भारत के अंदर पाकिस्तान, भारत, इस्लामिक ताकतें जो विदेश होती थी, हमारे राजनेताओं ने उनको पाला पोसा बड़ा था और भारत के हितों को ध्यान में न रखा गया, बल्कि यहाँ के उन मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखा गया ताकि वो वोट बैंक में रहे। बदलाव सिर्फ नहीं है, 2014 में उसने कहा देश की जो मेजॉरिटी है उसके हितों को पहले ध्यान में रखा जाना, इस बदलाव की परेशानी है। हाँ जी, आपने बिल्कुल कहा। इस संदर्भ में मैं ये अगर मैं आपको कहूँ कि जब खिलाफत मूवमेंट हुआ, which was actually a caliphate movement, तो आप ये कि हमारे यहाँ जितने सब कॉन्टिनेंट के हमारे मौलाना आजाद और ये और कई लोग उसमें शामिल थे, तो बड़ा मूवमेंट चला, कैलिफेट मूवमेंट है, ऐसे हदिया तुर्की का उसका ये अब वो कहते ना हमारे यहाँ वो एक कहावत है, ठीक है, जब वो कमाल तुर्क ने जब कैलिफेट को दिए अनाउंस किया कि भाई अबॉलिश टेररिज्म का टाइम हो गया, ठीक ना, उसी तरह के अब इनका टाइम फिक्स हुआ है कि जब सऊदी अरेबिया जब सॉरी ये अभी वो भी ड्यू और वेरी शॉर्टली दे रिकॉग्नाइज इजराइल, तो जब अरब वर्ल्ड जब सीरीज कर ली और अभी आप देख रहे हैं कि तमाम डिप्लोमेटिक रिलेशंस हो गए, और ये दिस इज नॉट मेयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस पुष्पेंद्र जी, दे आर गोइंग टू हैव मिलिट्री टू मिलिट्री रिलेशंस आल्सो, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन आल्सो, ठीक है ना। तो फिर आपके यहाँ टाइम फिक्स हो गया है इनका। लेकिन दिस इज आल्सो मच डेमोक्रेसी कि आज जो अरब वर्ल्ड है वो तो इजराइल के साथ कॉम्पैक्ट कर लिया है, लेकिन हमारे यहाँ मुसलमान आपके डिप्लोमेसी को डिक्टेट कर रहे हैं कि आपका वेस्ट एशिया की तरफ डिप्लोमेसी कैसा होगा, आप पैलेस्टीन को से जुड़ते रहे। और मैं कभी एक टी राजेश्वर साहब की किताब पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने यही कहा कि 1978 और समथिंग मोशे दयार, उस माजी भाई प्रधानमंत्री थे मोशे दयार, उनका कैरिस्मेटिक लीडर था, वो मेरा सीक्रेट विजिट टू इंडिया, ठीक है ना। उस समय यहाँ के जो एयर चीफ थे वो मुलगांवकर साहब थे, उनको सिक्योरिटी के एयरक्राफ्ट में लाया गया, और उस समय वाजपेयी साहब विदेश मंत्री थे, उनकी मुलाकात हुई प्रधानमंत्री से और विदेश मंत्री दोनों से, और उन्होंने कहा कि भाई ये आपको क्या तकलीफ है, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन हमसे कीजिए। अब आप मालूम है कि वो जनता सरकार की कारणों से जो ये मुसलमान जो हमारे यहाँ जो अंदर के जो पाकिस्तान है उनके दबाव में उन्होंने डिप्लोमेटिक रिलेशंस नहीं किया, सही बात है। तो उसके बाद से ये वहां से कोई खाली हाथ चल गए। इंदिरा गांधी को, मैडम गांधी को ये बात उनको कैसे खबर मिली ये सीक्रेट विजिट के बारे में, और जो उन्होंने चुनावी मैदान में इस चीज का इस्तेमाल किया उन्होंने मुसलमान का वोट लेने के लिए, उसमें नहीं वो इंटरनल पाकिस्तान के वोट लेने के लिए, तो उन्होंने काफी उछाला उसका। टीवी राजेश्वर साहब कहते हैं कि ये और अब देखिए हैरत की बात कि जब नरसिम्हा राव साहब आए, he was the first to establish diplomatic relations with Israel। अब शायद इसीलिए उनको वो उनकी लाश को कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में नहीं लाया गया। ये जो हमारे यहाँ विदेशी महिला मतलब सोचो कि क्या ये महिला है कि जो आदमी बुजुर्ग आदमी, सबसे विद्वान आदमी है, जिसकी इतना विद्वान प्रधानमंत्री बहुत कम देखने को मिले, इतना विद्वान आदमी, बुजुर्ग आदमी, तुम्हारे पिता का समान आदमी, उसके लाश के साथ तुमने ये किया। और तुम्हारा वो दलाल वो भी अलग को प्यारा हो गया, वो भी इससे शामिल था। तो मैडम मैं आपको यही कहता हूँ कि हम लोग कर्मों पे बहुत विश्वास करते हैं, हम लोग बहुत अपने कर्म, देखो जो आपका दलाल था उसको अपने कर्मों की सजा मिली, आपको भी मिलेगी। आप उस मुनीम की बात कर रहे हैं ना, वो मुनीम गुजराती मुनीम था। हाँ, वो देखिए वो अभी उसकी मौत कुत्ता भी नहीं हो रहा। कुछ लोग जिनके ऐसे इधर उधर होंगे कुत्ता भी नहीं हुआ उस पे। उस गुजराती मुनीम की बात करूं, लेकिन वो चीज मैं कभी नहीं भूलूंगा कि जिस आदमी ने वो मेड अ टोटल टर्न अराउंड ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, बहुत बहादुरी है उसके लिए।
उसके बिना तो ये सरदार जी कुछ नहीं कर पाते। सरदार जी तो इंदिरा गांधी भी समय में थे। सरदार जी always held some or the other position. He is an expert on that. He had always held some or the other influential position. But it was only Narasimha Rao that Sardar ji could implement what Narasimha Rao. करेक्ट। सरदार जी ने तो वो पूरा, जिसको कह सकते हैं कि नरसिम्हा राव ने वो डॉक्टरेट किए थे उसको जोड़ दिया और उनके नाम लिख दिया। अदरवाइज सरदार जी के बारे में सबको पता है कि मुझे याद है कि चंद्रशेखर प्रधानमंत्री थे और वो इस्तीफा दे जा रहे थे और जब वो रास्ते में पहुंच अपने ऑफिस से निकले तो ये सरदार जी, जिन्हें दुनिया बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट मानती है और बड़ा ईमानदार मानती है, ये भागे भागे उनके पीछे गए चंद्रशेखर के। उन्होंने कहा कि चंद्रशेखर जी आप इस्तीफा देने जा रहे हैं, एक यूजीसी पोस्ट खाली है और उसके चेयरमैनशिप में मैं चाहता हूँ आप अपॉइंट कर दें। चंद्रशेखर ने कहा कि तुम मेरी देश से आए मेरे पास। तो उन्होंने कहा सर मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सोच रहा कि आप मुझे बुलाएंगे। ये भागा भागा पीछे गया और चंद्रशेखर ने उस वक्त अपने इस्तीफे को आधे घंटे टेक किया और पूरे देश में हंगामा हुआ कि साहब चंद्रशेखर जो है वो इस्तीफा न देने का बनाया। और कुल मिलाकर के हुआ ये कि फिर उन्होंने अपने एचआरडी मिनिस्टर थे, वो फिरोजाबाद के एमपी थे, उनको बुलाया और फिर उनसे कहा कि भाई कागज लो, इनको चेयरमैन बनाओ। फिर इनको चेयरमैन बना, उसके बाद फिर जो है वो इस्तीफा देने गए। सरदार जी का कैरियर तो किसी न किसी के कंधे पे ही रहा है और सरदार जी उन तमाम लोगों के लिए बहुत ही मुनासिब थे कि सरदार जी बोलते नहीं थे और बोलते थे तो वही बोलते थे, तो वो चाहती थी महिला। इसीलिए उन्होंने इतना मतलब भारत के सेकुलर देश के अंदर इस तरीके का बयान दिया। वो बयान आज ही जो है वो पूरी दुनिया में चर्चित है। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में किस तरीके से आपने बेहया होकर के बिल्कुल से कहते हैं इस देश के जो मुसलमान है, दगाई मुसलमान है, धादी मुसलमान है, उसके सामने कैसे सरेंडर किया। और आपने नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग में कहा इस देश के नेचुरल रिसोर्सेज पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, स्पेशली मुसलमानों का है। तो ये बीमारी कोई नई नहीं है। मैं तो बार बार बात कहता हूं कि आप देखें कि चाहे वो इजराइल का मामला हो या पैलेस्टाइन का मामला हो, हमारे यहाँ जिस आदमी को इजराइल आतंकवादी मानता था, उस यासर अराफात से भारत की प्रधानमंत्री को वो अपनी बहन कहता था, उनको भी आपने बहुत बड़ा सम्मान दिया। तो हमारे यहाँ तो पहले दिन से इस देश के दंगाइयों और देश के एंटी इंडिया मुसलमान जो पाकिस्तान परस्त थे, जा नहीं पाए, उन लोगों ने भारत सरकार की राजनीति को आज तक यही हुआ है। धीरे धीरे अब वो खर हो रहे हैं कि पिछले 70 साल में हमारे टैक्स से वो मजबूत हुए, माइनॉरिटी कमीशन के माध्यम से आईएसपीसीएस ने उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, इस देश के संसाधनों पे कब्जा किया। उसके बाद आज जिस तरीके का उनका रूप है कि कश्मीर का जो इमाम है वो भी ये कह रहा है, कहते हैं कि हम तो 35 करोड़ है तो अब तो हम कहते हैं पाकिस्तान बना सकते हैं, दूसरा पाकिस्तान बनाना चाहिए। तो चाहे वो आप देखें कि कश्मीर हो, चाहे मालदा के अंदर क्या हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है और आज का जो कश्मीर है उसमें नेता क्या कहे, तो मुझे लगता है कि कुछ बदला नहीं है सिंह साहब। हमको लगता है कि ये किसान आंदोलन हो गया, फिर ये हो गया, इस देश में वो ताकतें पिछले 70 सालों से सत्ता से मिलकर के इस देश को खोखला कर रही थी, उन ताकतों को यकायक लगा है कि अब वो शायद हम अपने मंसूबों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए शायद मुझे लगता है कि वो ताकतें पूरे ताकत के साथ दिल्ली में या दिल्ली के आसपास के इलाकों में या इस देश के अंदर ऐसे हालात पैदा करना चाहते हैं जिससे अनारकी फैले और इस देश की सत्ता पर वैसे ही काबिज हो जाए। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, एक पार्टी इसके सबसे ज्यादा एमपी हैं वो बाहर है सत्ता से, जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो सत्ता है, तीसरे नंबर की पार्टी है वो सत्ता में है, जो चौथे नंबर की पार्टी है वो सत्ता में, और वो सत्ता किसके इशारे चल रही है, कैसे चल रही है, सबको पता है। हाँ, कोई पुलिस तंत्र कुछ नहीं कर रहा है। सारा का सारा वहां जो दो जिहादी जो है, एक वो है उसका उत्तर प्रदेश से संबंध है जो अक्सर नेपाल जाता है, बहुत से स्मगलिंग के अंदर इंडिया में उसका हाथ रहता है। वहां बताते हैं कि छोटी छोटी बात पर पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरी पुलिस जड़ी हुई है। वहां के पुलिस में लोग कम नहीं कर पाए हैं, जो राष्ट्रवादी है, जो देश हित सोचते हैं, जो संविधान के हित सोचते हैं, उनको कम नहीं करने दिया रहा है साहब। तो मैं वहां देखता हूँ कि पुलिस पूरी तरीके से डर गई है, समर्पण कर गई है। और जिहादी चाहे वो नवाब लिखो, वो टेबल लिंक पे कह रहा है अर्नब गोस्वामी को मजबूर करके कि महात्मा कर लिया, लेकिन इस देश की जुडिशरी नहीं पूछती। आपने कहा, एक जिक्र किया, एक लड़के ने जो हमारे साथी है टेलीविजन पे कहा, वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती नाम का जो फ्रॉड है उसके बारे में कुछ कह दिया, लोगों ने कहा हमारी भावनाएं बढ़ जाती हैं। इस देश में इतिहास है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो, शाह वलीउल्लाह हो, ये तमाम जिहादी जिन्होंने इस पीर फकीर और सूफी नाम से इस देश में कुरान जैसी क्रिमिनल एंटरप्राइज को फैलाया, उसके बारे में बात करने सुप्रीम कोर्ट को भी चिंता हो जाती है। और सुप्रीम कोर्ट कहती है भावना का ठेस पहुंचती है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कभी दुर्गा तस्वीर बनाने के लिए, सेक्सी दुर्गा बनाने के लिए, इस देश में देवी देवताओं की नई तस्वीर बनाने के लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने सुमो नोटिस लिया। तो क्योंकि हमारा समाज चुप था और समाज ने पूरी वो प्रक्रिया कभी नहीं थी, इसलिए हमको टिकट फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। हमारा काम है हम जीएसटी जमा करें, हमारा काम है हम इनकम टैक्स जमा करें, और हमारे इनकम टैक्स जिहादी पैदा हो, और जो 15-15, 16-16 ये पंचर छोड़ने वाले लोग हैं, हम उनको पढ़ाने और लिखने के लिए पैसा है, माइनॉरिटी कमीशन के भी पैसे दें, हम मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड को भी पैसे दें, और इस देश पे हजारों अंदर से इस देश में जिहाद सिखाते हैं, इस देश में आतंकवाद फैलाते हैं, हम उनको भी मत दें। तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि हिंदू और सनातनियों को सोचना होगा कि बाहर हम किस लिए हैं। हमारी संस्कृति, हमारे लोग, हमारे पूर्वज, हमारे मकान, हमारा घर, हमारी बहन बेटा इस देश में सुरक्षित नहीं है, और जो दंगाई है, आतंक है, उसको सरकारें अलग अलग तरीके से मजबूत कर रही है। ये सवाल सबसे बड़ा है कि ये सिलसिला कब तक चलेगा। जितनी तरफ आपने इशारा किया है वो सारा उसी तरफ है।
तो सिंह साहब मैं लौट आए हैं, सिंह साहब का थोड़ा टेक्निकल कम हो गया था, इसलिए सिंह साहब बात नहीं पा रही थी। मैं सिंह साहब आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ कि ये जो इस समय किसानों का जो आंदोलन चल रहा है, इसके पीछे आप क्या-क्या देखते हैं और इसके अंत कैसे देखते हैं? क्या है इसके पीछे की असली कहानी जिसमें तमाम राजनीतिक दल शामिल है या राजनीतिक दल इतने कमजोर हो गए हैं कि अब उन्हें एक खून से लदी हुई, खून से सनी हुई एक आइडियोलॉजी या खून से सने हुए हाथ चाहिए, जिससे वो सत्ता नहीं आ पाए हैं और सत्ता में पहुंचने का रास्ता बना है। सिंह साहब आप क्या कहते हैं? क्योंकि लोगों के कमेंट आ रहे हैं, उसमें बार-बार लोग ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन में जो और ताकतें हैं और क्या-क्या हो सकता है, वो देश आपसे जानना चाह रहा है। नहीं, देखिए ताकतें तो बहुत पहले से हैं। आपने देखा था कि 1962 के वॉर के समय कुछ हमारे यहाँ कुछ नेता थे, एक पूरी सेगमेंट थी कम्युनिस्ट पार्टी की जो तैयार थी माला लेके उनको स्वागत करने के लिए चाइनीज की, और अभी चाइनीज का थ्रेट है। और आपको मालूम है कि फिर ये देखिए सीबीआई के कहने पे, सोवियत यूनियन के कहने पे सीबीआई कैसे सपोर्ट कर दिया तो उनको, और दैट इज आल्सो टू मच ऑफ डेमोक्रेसी। तो लेकिन अभी आपने, मैं जो सिलसिलेवार तरीके से बात कर रहा था, तो मैं कहा अरविंद केजरीवाल पर भी बात जो करूंगा उससे ये जुड़ा हुआ है। देखो ये आदमी, आपको मालूम है किसको किस तरीके से, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोनिया गांधी ने लिखा था मनमोहन सिंह को कि ये आदमी दिल्ली से बाहर इसकी पोस्टिंग नहीं होनी चाहिए। और ये जब सरकार में था पुष्पेंद्र जी, एक नंबर का नालायक के अफसर, एक नंबर का नालायक, इसे ये काम करके कुछ नहीं देता था। इसने अपनी पूरी जिंदगी इन अराउंड दिल्ली गुजार दिया। जब भी आप इस तरह के प्रिविलेज पोस्टिंग करते हैं तो रिमेंबर इट इज एट द कॉस्ट ऑफ समबडी एल्स। अब ये पहला जब चुनाव लड़ा था तो आपको मालूम है दुबई गया था और कहाँ गया फंड्स कलेक्ट करने के लिए। थोड़ा पता कर लीजिएगा इस आदमी को किसने फंडिंग की थी। और उसके बाद आप थोड़ा वो आप उस चुनाव में आपको याद होगा ये किस तरह से बाटा हाउस एनकाउंटर की जो एक्यूज है उनके घर गया था ये, तो बात साफ था। उसके बाद ये भी याद कर लीजिए कि पंजाब के चुनाव में इसने क्यों, वाई आपने कभी ऐसी सोचा है कि ये उससे पहले और बता दूं, ये वाराणसी गया, इसको खड़ा किया गया था मोदी साहब को रोकने के लिए। 22 से 23 एनजीओ, फॉरेन फंडेड एनजीओ इसको वाराणसी में सपोर्ट करे थे। 20 to 23 थैंक गॉड वो ज्यादा एनजीओ अभी उनकी दुकानें बंद हो गई हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपने देखा, मैं कह रहा था कि आप देखो कि ये बॉर्डर स्टेट्स को चुनता है। पिछला इलेक्शन जब पंजाब में इसने लड़ा, ये इसकी पार्टी ने ये किया, ये पूरी तैयारी कर चुका था। मुझे अंदर की बात मालूम है, वो लिए तैयारी कर ली थी। उस समय आप देखो कि इसको पाकिस्तान से कितना मदद मिल रहा था और ये खालिस्तानी से को कितना मदद आता। आपके सुनने वाले थोड़े वो भी पता लगा कि कनाडा और वहां से वो और ये वेस्ट से खालिस्तानी से कितनी भारी मात्रा में और कितना पैसा लेके इसके पास है। तो ये बॉर्डर स्टेट को इसीलिए कंट्रोल करना चाह रहा है कि ताकि ये जितना ये धंधा है इसका इंटरनेशनल धंधा वो चल सके। और उसके बाद से आपने इसको देखा, यह आदमी किस तरीके से 26 जनवरी परेड को डिसरप्ट करना चाहता था, और फिर 26 जनवरी अभी इसका टाइमिंग जो है वो टाइमिंग को नजरअंदाज किया है। और सबसे अहम बात मैं ये कह रहा हूँ कि आखिर एक बात बताइए, जो आप बात कह रहे थे ये दिल्ली के बारे में, कि कुछ स्टेट्स हैं जो कि जिनके अलग अलग देशों से जिनके जो बॉर्डर एरिया है, जैसे वेस्ट बंगाल हो गया, पंजाब हो गया, ये हो गया, कुछ स्टेट्स जो है वो बॉर्डर पे भी है और दिल्ली के भी आसपास है। तो उन्हें बात की पॉलिसी नहीं है ना कि हम जो दिल्ली में रहने वाले हैं रोज हर दिन हमको धमकी दिया जाए। सब धमकी जवाब देते हो कि हम जला देंगे और ये करेंगे। अबे जलाना तो जला, तलवार लेके घुस दिल्ली में, आग लगा दिया तो ला। उस आग को हम कैसे बुझाएंगे, वो क्या स्वरूप लेगा वो मैं भी नहीं जानता हूँ। तलवार लेके दिल्ली में घुसोगे तो हम अपने बचाव के लिए ही जरा सरदार पटेल ने कहा तलवार से तलवार करा देंगे। तमाशा नहीं है कि just because you are located, your state is in proximity to Delhi, you threaten us every day. आप लुटियंस दिल्ली को नहीं थ्रेटन कर रहे हो बिकॉज उनके पास बहुत बचाव के साधन है, आप हमको थ्रेटन कर रहे हो। क्या साहब जल रहे हो, दिल्ली जला है, कोई बात नहीं। दिल्ली कितनी बार ध्वस्त हुआ है और कई बार दिल्ली का नवनिर्माण हुआ है। It has risen from the ashes. तुम क्या हो, बड़े बड़े आके ले गए, हमारी औरतें भी उठा के ले गए, मुल्कों की औरतें उठा के ले गए, नादिर साहब को भूल गए, अहमद अब्दाली को भूल गए, और आज तुम हमको थ्रेट कर रहे हो। आग लगानी है तो लगाओ, और ये ना ये तलवार अपने पास रखना मत भूलना। महाराणा प्रताप जो पाला था ना, आज भी तुम 4 वीकेंड उठा सकते हो उसको। गो टू द म्यूजियम, इतने जिम का इक्विपमेंट आया है ना, जिम का इक्विपमेंट लाया है, जाके तुम 4 मिनट उस भाले को उठा के उसको इस्तेमाल कर लो, म्यूजियम में पड़ा हुआ है। वो सारी मर्दानगी तारी निकल जाएगी। और देखो मर्दानगी किसकी बहुती नहीं है, अगर बहुत ज्यादा
मैं देखा था, हमें जी उधर ठोक दिया जी, हमने उसको ठोक दिया जी हमने। अरे ठोकना है तो ओलंपिक में जाके ठोकना, वहां बॉक्सिंग में ठोको, वहां रेसलिंग में ठोको, ऐसा ऐसा भाग फेंको, वो एक फेंसिंग होता है, वहां तलवारबाजी करनी है तो वहां गोल्ड मेडल जाके अपना तलवार ये करो, ये हम ठोक देंगे, हम ये कर देंगे, वो जो वो कहते हैं ना बलून को बस्ट भी करते देरी नहीं लगता है। माफ कीजिए, अब मुझे गुस्सा इस बात का है, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई हमको थ्रेट कर, दिल्ली को बदल देंगे, दिल्ली को जला देंगे, दिल्ली को ये कर देंगे, हमें अब हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी, दिल्ली को क्या होगा? आओ त्योहार ले आओ, देखते हैं दिल्ली को क्या होता है। ये थ्रेट मत करो। और ये सारा का सारा ये खेल जो है, मैं आपको कहता हूँ, इसमें एक मेजर कॉन्स्पिरेटर्स अरविंद केजरीवाल, जो जी मैं आपकी बात में बात जोड़ना चाहता हूं कि आप पटना में बैठे हैं और आप भी पहुंची होगी, 2 घटनाएं ऐसी हैं जिससे मैं आप जिस शख्स का बार-बार नाम ले रहे हैं, मैं समझता हूं कि भारत में एकमात्र आप ऐसे शख्स हैं कि जिसका चरित्र अब लोग उसको बहुत बड़ा एक तरीके से रिफॉर्मिस्ट समझ रहे थे, इस देश में क्रांति लाने वाले समझ रहे, तब आपने उसके बारे में जो बात कही वो सच है। इस वक्त 2 बातों का जिक्र करना सिंह साहब इसलिए जरूरी है कि आज में बताइए, आप जानते हैं कि कनाडा के लोग, कनाडा वहां खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चल रहा है, खालिस्तानी जो वहां है उनकी तस्वीरें कहां ली हुई, किस तरीके से उन्होंने इस वक्त इलेक्शन में फंड किया। आज वहां का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ये अरविंद केजरीवाल का बयान ने अभी तक यही सुना कि हम दिल्ली में हमारी सरकार है, सरकार संविधान से चल रही है, अगर दिल्ली को किसी ने थ्रेट करने की कोशिश की तो हम केंद्र सरकार से मिलकर उन तो बयान नहीं दिया। इस मकान ने दिल्ली के अंदर आज किसानों के समर्थन में बड़े बड़े टेंटों में हजारों लोगों को बिठा करके मौत समर्थन देने के लिए आज उसने उपवास रखा है। आप देखिए कि किस तरीके से सॉफ्टली उसने उन लोगों को जो दिल्ली आग लाने की बात कहे, और कैसे मूर्ख लोग, कैसे मूर्ख जनता है कि जो उस उपवास में बैठी हुई है, वो केजरीवाल ये नहीं कह रही कि दिल्ली आने वाले सारे सामान को रोक दिया गया है। बाहर से लोग जो आ रहे, भाई वो आ रहे हैं तो दिल्ली के अंदर उनके रिश्तेदार लोग रहते हैं, लोग दिल्ली से बाहर नौकरी करने जाते हैं, तो उनके खिलाफ न बोल करके उनके समर्थन में लिखा है। दूसरी बात जो एक और हुई है, जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, 26 जनवरी आने वाली है और दूसरी एक घटना घटी है। अभी 2 दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद भवन नया बनने वाला है, उसका भूमि पूजन किया है। सिंह साहब, आप तो बहुत बारीकी से लोगों को पकड़ लेते हैं, इसलिए मैं आपके सामने घटना रखूं। उसके अंदर भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के संविधान में स्थापित 1976 में संविधान में सेकुलर शब्द डाला। उन्होंने तमाम धर्मावलंबियों को लाया, उसमें मुसलमान भी है, उसमें हिंदू भी है, उसमें कृष्ण भी है, बौद्ध भी है, जैन भी है, सबको लाया। उनसे कहा कि आप सब लोग अपनी अपनी आस्थाओं के तहत इस भवन के अंदर इसकी मजबूती के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए पूजा करें, और सबने की। भूमि पूजन हो रहा था, प्रधानमंत्री वहां बैठे हुए थे, एक ईसाई उठा, उसने जो बात कही वो बड़ी अजीबोगरीब बात है। वो कहता है, वो कहां से आया, कौन आया, वो कन्वर्ट है कौन है मैं नहीं जानता, वो बाइबल उसने निकाली, उसने अपना पहला शब्द ये कहा कि यीशु ने ये कहा है, यीशु ने ये कहा है कि हमेशा ये बताओ पहले जो तुम कार्य करने जा रहे हो वो पूरा होगा भी नहीं। अगर आप भवन का निर्माण करने जा रहे हो तो पहले ये बताओ कि इस भवन के लिए पैसा है भी नहीं, ये पूरा हो पाएगा भी नहीं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री या इस देश की सत्ता पे सवाल उठाना या इस भवन के प्रति अपनी आस्था जताना कि हमारे बाप दादा जो अंग्रेज बना के आए थे 2011 में 12 में 1911 में 12 में, ये जो वर्तमान संसद भवन है जो गुलामी का प्रतीक भी है वही बना रहे और नया भारतीय शास्त्रों के हिसाब से बने। तो उसकी जो प्रार्थना थी वो पूरी तरीके से इस संघ प्राप्त करने की थी कि पता नहीं हमारे पास पैसा है कि नहीं, हम बना पाएंगे कि नहीं। ये कौन सी प्रेयर का तरीका था, ये उसकी नफरत थी नए संसद भवन के। तो मैंने कहा कि 26 जनवरी केजरीवाल का उपवास और 2 दिन पहले संसद भवन की जो नींव रखी गई है उसमें एक ईसाई क्रिश्चियन का जो बाइबल का मैसेज है वो क्या मैसेज है, ये क्या बताता सर? नहीं, वो जो मजहबी महापुरुष की वो बात कर रहे हैं या अपने मजहब का हवाला दे रहे हैं या जिसका जो भी उदाहरण दे रहे हैं, लेकिन उनको ये भी मैं बता दूं कि आपकी जो मजहबी ग्रंथ जो है, ठीक है ना, वो मजहबी ग्रंथ ये कहती है कि धरती चपटी, और बहुत सालों तक वो मजहबी महापुरुष ने क्या कहा मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि बाइबल ये कहता है कि धरती चपटी है। और बहुत सालों तक यूरोपियंस को ये कहा जाता था कि तुम समुद्र में ज्यादा दूर नहीं जाओ वरना तुम गिर जाओगे, ठीक है। अब है क्या ऐसी चीजें हम निकाल के बोलते हैं तो लोगों को तकलीफ हो रही, और तकलीफ इस बात की है कि ये हिंदू रहना हो कैसे रहा है, ये हिंदू हो कैसे रहा है, इस बात की तकलीफ है। आपको मैंने उस दिन बताया कि किस तरीके से 1728 तक तो इनके लॉन्गिट्यूड ही निकाले जाते थे साहब, हमारे मैथमेटिशियन निकाले जाते थे। हम सनातन धर्म की जब बात करते हैं तो मैं कहा हमारे पास चिकित्सा पद्धति, संगीत पद्धति जो आज भी वो जिंदा है और वो उसमें उत्थान हो रहा है। तो हमारे चिकित्सा अपना ली थी, हमारे पास संगीत था, हमारे पास
हमारे पास आर्किटेक्चर था, हमारे पास मैथमेटिक्स था, हमने दुनिया को ट्रिग्नोपो बखराई स्कॉल में निकला है पाकिस्तान में आज से वो 3rd 4th सेंचुरी एडी का, वो जब देख लीजिए। तो ये इनका ये जो कह रहे हैं कि वो महापुरुष के, तो महापुरुष के भी वो पोप को ही मानते होंगे। तो पोप ने तो दुनिया को बांट दिया था, और पोप ने कहा कि जहां भी क्रिश्चियन वो चलता था इंडिया के लिए और पहुंचा था अमेरिका, और उन्होंने कानून पास कर दिया उस समय इतने क्रिश्चियन कंट्रीज की आधी दुनिया तुम्हारी आधी इनकी, और जहां तुम पहुंचोगे जहां क्रिश्चियन वो आएगा वो आपका हो जाएगा, वो जमीन आपकी हो जाएगी। तो ये क्या कहना उसने महापुरुष ने कहा, मैं जानता हूँ गैलीलियो को तुमने मार दिया था, ऑलमोस्ट उसको जेल में ही उसको सड़ा के मर दिया गैलीलियो को। उसने कहा था कि इट नॉट हिज सन बट इट इज द अर्थ व्हिच मूव्स अराउंड द सन, उसको मार दिया था इन्होंने। तो अब किसने क्या कहा, और सब एक और चीज है, हम ये किसने सर्टिफिकेट दे दिया कि सारे मजहब बराबर होते और सारी आस्था बराबर होती। मैं कह रहा हूं कि जो आस्था हमला ना सह सके वो आस्था वो आस्था ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो हम तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो चोट मार रहा है जो हमला कर रहा है वो बेवकूफ है। सर हमारे ऊपर अगर फर्क पड़ा होता सर, तो मुगलों ने हमारे जो आस्था के सबसे बड़े केंद्र बिंदु थे, चाहे अयोध्या में बाबर हो, चाहे काशी के अंदर औरंगजेब हो, या मथुरा में हो, हमारे तो उन मंदिर को तोड़ा, 30,000 मंदिरों को तोड़ा, और आज ही लगातार इस देश में कुरान क्रिमिनल सिविलाइजेशन जो है लगातार देवी देवताओं के बारे में कुछ कुछ शब्द बोलती रहती है। तभी हमारे तो सनातन संस्कृति मरी ना, सनातन संस्कृति ने तो इतनों को जन्म दिया, उसके बावजूद भी अपनी जगह है। ये बात अलग है कि उससे निकलने वाली ताकतें आज अपनी ही उस संस्कृति जिसे सनातन कहते हैं तो उसे चैलेंज करती है। तो मेरा इसमें एक लाइन छोटा सा ये है कि आप कल जब बात कर रहा तो आप ये जब बात कही तो मेरा उसमें सजेशन ये था कि एक माँ है जिससे अलग किस्म के बच्चे पैदा होते हैं, कोई कुछ कंप्यूटर साइंस का इंजीनियर बना है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ बनता है, लेकिन यहाँ सवाल ये है कि सनातन ने हर एक को जन्म दिया और किसी प्रोग्रेस में बाधा नहीं बनी। लेकिन सवाल है कि अब वो जो उसकी संतानें हैं, अगर वो माँ की हत्या करना चाहती है, माँ को समाप्त करना चाहती है, इस देश में बहुत पहले फिल्म बनी थी मदर इंडिया, और माँ जो थी उन संस्कारों से ओतप्रोत थी, और जब उसके संस्कारों को उसकी औलाद ने ही तोड़ने की कोशिश की तो उस माँ ने उस बच्चे की हत्या कर दी। सनातन को लोग ये नहीं समझे कि सनातन से निकलने के बाद अब सनातन को समाप्त करने सोचेंगे तो सनातन समाज उनके टुकड़े करेगा, उनको बताएगा तुम कौन हो। इसे सनातन की शांति को, सनातन जैसे समुद्र रूपी उसके स्वरूप को अगर कोई समाप्त करने की बात करेगा तो पिक्चर ये बताती है कि माँ को जिसने थ्रेट किया, माँ को जिसने धमकी दी, वो माँ बंदूक उठाए उस पुत्र की हत्या करने से पीछे नहीं हटेगी। मैं ये मानता हूँ। आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं इसी संदर्भ में ये अपने नालायक जो खालिस्तानी कनाडा और ये जगह जगह पे है, तुम ठीक है, तुम पैसे कमाने गए, तुमको एक नया फादरलैंड मिल गया, तो तुम यहाँ से छोड़ के, और मैं मुझे मालूम है गई है इलीगल तरीके से मेक्सिको बॉर्डर से कहाँ से घुस के वेस्टर्न कंट्रीज में है वहां पे। अब तुम कनाडा चले जाओ, तुम यूके चले जाओ, भगवान तुम्हें बड़ा सुखी रखे, समृद्ध रखे, पैसे कमाओ, बेवकूफ टूडे को बेवकूफ बनाओ, जो भी करना, आइसक्रीम बेचो, भेजो, एयरपोर्ट पे काम करो, टैक्सी चलाओ, सब बहुत बहुत बड़ी स्केल में फार्मिंग करो, सब कुछ है। लेकिन यार तुम अपने रूट से अब अलग हो गए यहाँ से, और तुम या तो नया रूट खोजो। लेकिन ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा कि तुम हमारे नेशन बिल्डिंग प्रोसेस में दखल अंदाजी करो। और ये सब देखिए, ये बिल्कुल एक नेशन बिल्डिंग प्रोसेस है। अगर जमहूरियत अगर आपको एक बाधा बन जाए, एक रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाए, वो कंस्ट्रेंट बन जाए, तो फिर तो हम जमहूरियत के शक्ल और सूरत है जिसके आप बात करें टू मच डेमोक्रेसी, तो हम तो उस पर विचार करना होगा। आज आपके एडवर्सरी है, मतलब और मेन एनिमीज चाइना, इसमें कोई की बात ही नहीं है। चाइना में क्या चाइना सैडल्ड है इन प्रॉब्लम से? क्या उसमें वो आप जाके बीजिंग के बाहर इस तरह के आप कर सकते हैं, इस तरह का हर 6 महीने में, हर 2 महीने पे थ्रेटनिंग जाके करें? आप नहीं कर सकते। क्या बोलेंगे कम्युनिस्ट भाई इस बारे में? ह्यूमन राइट की बात करके इनका बाप जो था माओ, और इनका दूसरा बाप, ये इनके 2-3 बाप है। कम्युनिस्टों के बाप आपको मालूम है, they have been fathered by many fathers। इनके बाप का थोड़ा ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड देख लो। और यहाँ पर ये फार्मर्स के साथ ये आप सॉलिडारिटी खा रही है, ये नक्सल्स। और मैं नकल्स की बात कर रहा हूँ, अर्बन नकल्स की बात बहुत हो रही है यहाँ पे। देखिए ये जो विदेशी महिला है, ये भी नक्सली है। तभी इन्होंने जितने हिंदुस्तान के जितने गंदे तत्व हो सकते हैं, छठे हुए बदमाश, उन्होंने उसका एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनाया था, छठे हुए बदमाश, ऑल फॉरेन पेड एजेंट्स। आजकल पता नहीं वो दिख नहीं रहे, कभी 2-4 महीने का कॉलम आ जाता है इनका, और ये पता नहीं कैसे हाई लाइफ लीड करते हैं।
विदेशी महिला ने बना लिया अपना के प्रधानमंत्री सरदार जी क्योंकि वो बन गए। सरदार जी एक जो पूरा इनके कैप्टन को मुंशी मिल गए। तो उसके बाद है ये देखिए ये विदेशी महिला, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपको मैं पहले भी कई जगह पे इसकी मैंने चर्चा की है कि महेंद्र कर्म और वीसी शुक्ला का माओवादियों ने उनको एम्बुश करके उनको मार डाला बड़े बड़े दर्दनाक तरीके से। इस विदेशी महिला का एक नौकर, वो जाता है, नौकर ही होगा ना, वो अभिनेता बड़ा अभिनेता है, ठीक है ना, वो किसी फिल्म में वो एपिस का भी एक उसने किरदार की, मैंने वो फिल्म की नाम नहीं याद है। तो वो इसका जो नौकर है वो जाता है वहां पे छत्तीसगढ़ में और कहता है कि ये जितने ये माओवादी हैं क्रांतिकारी, यानी कि महेंद्र कर्मा और वीसी शुक्ला के शरीर को जिन्होंने छलनी किया वो क्रांतिकारी थे, इसका मतलब वो जायज था। और उसके बाद इस विदेशी महिला ने एक ऐसे व्यक्ति को वहां का इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बनाया है जो कि न लिखना जानता है न पढ़ना जानता, लिटरली। आप बताइए कि वो इनको फंड की भी कोई कमी नहीं है, तो मिनरल वाला इलाका इसे कब्जा कर लिया छत्तीसगढ़ का। आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे कोई प्रेशियस चीज तो वो एयर मटेरियल है जिस पर चाइना का कब्जा है, वो इसने कब्जा कर लिया। आपने महाराष्ट्र में फाइनेंशियल कैपिटल को कब्जा कर लिया। और उसी तरीके से अब आप बताइए साहब, और मैं ये तमाम हमारा जो पूरा संविधान जो हमारा तंत्र है जिसमें न्यायपालिका भी शामिल है, लेजिस्लेचर भी शामिल है। मैं एक सवाल, आप महाराष्ट्र के बारे में जिक्र कर रहे थे, उसमें थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था टेक्निकल रीजंस के कारण, लेकिन आप बताएं कि एक आप चुनाव, ये व्हाट इज स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी इन पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी में होता है कि अगर आपने कोalition बनाया है तो कोई वो प्री इलेक्शन कोalition होता है। आप अपना मैनिफेस्टो जारी करें, फिर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करें, जो भी होता है आप जाके दुनिया के पास जाते हैं, एक आप जॉइंट फेस दिखाते हो। उस समय लोगों को इस बात का इल्म अगर हो कि आप यहाँ से ये उसको जेटिसन करके, उसको छोड़ के, उसको धोखा देके, किसी से बेवफाई करके। एक और बात बता देता हूँ साहब कि ऐसे लोग अपने पुत्र अपने बाप की तरह भी वफादार नहीं हो सकते हैं। ये कौन कहता है कि राजनीति में चरित्र की जरूरत नहीं है और राजनीति में नैतिकता नहीं है? अगर राजनीति में नैतिकता ना हो और राजनीति में चरित्र की जरूरत ना हो तो ये आप एक्शन के बाद आप जाके अपने आप मिल जाते किसी और के साथ, और वो सब प्लान था, सब दाऊद के कहने पे, सब पाकिस्तान के कहने पे। तो आज वहां पे हालात जो बने हुए हैं महाराष्ट्र में, आपने मतलब ये तो कमाल का, मतलब यू हैव टू एडमायर दाऊद एंड ISI फॉर फोर्जिंग दिस अलायंस। तो आप देखो जितने तक कोई आदमी, कोई मलिक, कोई है, जितने ये हादी तत्व हैं आज वहां पे, और पूरा जो एडमिनिस्ट्रेशन, तभी आप पालघर में हुआ और इतनी विजन में इन्होंने पालघर में हमारे साधुओं के साथ ये बरता क्यों, वरना किसकी हिम्मत थी साहब? अगर बाला साहब ठाकरे की शिवसेना कबूल होता, किसी हिम्मत थी क्यों हमारे साधु संतों को छू देता इस तरीके से? ये तो कमाल का इस कर दी। आई आर कंट्रोलिंग फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। तो फाइनेंशियल कैपिटल ये वो कर रहे हैं, जो मिनरल वाला एरिया है उसको इन्होंने कंट्रोल में लिया है। तो मैं कह रहा था, ये देखो, ये जो इसने चुनाव के बाद जो किया, मैं पता नहीं अपने पे तंत्र से सवाल पूछना चाहता हूं कि आपका इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या कहता है? यू टेल मी, मुझे ये बात कहते हैं, सब कहते हैं कि देयर नथिंग कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी, पॉलिटिकल मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। पब्लिक मोरालिटी आपसे सुपीरियर है, तो कृपया कॉन्स्टिट्यूशन का जरा हवाला मत है। आज अगर चुनाव हो जाए महाराष्ट्र में तो आपको पब्लिक दिखा दी वहां पे। सो पब्लिक morality has become today subservient to constitutional morality. Or if you cannot decide issues of constitutional morality, then you have no business to enjoy a constitutional position. और यही अब ये होता है, देखिए मैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी काम कर चुका हूं और रिसर्च एनालिसिस में भी मैं डेपुटेशन पे मैं था, और मैं देखा है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स को वेक्टर बनाया जाता है।
अपनी 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 मन लायक सरकार स्थापित करने के लिए। और तब तो यहाँ पहले असैसिनेशन होते थे। सुभाष बाबू को करवा दिया तो वो अपना, फिर वो इंदिरा गांधी को बना था तो उसको मरवा दिया, लाल बहादुर शास्त्री को मरवा दिया, फिर संजय गांधी। तो हमेशा कह रहा हूँ कि ये पूरा सिलसिला देखो। और फिर हमारे जो आदरणीय राजेश पायलट और सिंधिया साहब थे, वो गए, तो देखिए फायदा किसको हुआ। So there is a complete history। तो ये इस तरीके से पहले तो ये असैसिनेशन होता था। अब महाराष्ट्र के केस में आप देखें। दूसरी बात एक और मैं बताता हूँ, ये डेमोक्रेसी बात हो रही है। एक बात बताओ कि मैं कल परसों यही बात में जो न्यूयॉर्क बच्चों को जो मैं कह रहा कि एक इलेक्शन होता है, उसमें एक पार्टी सीनियर पार्टनर इमर्ज करती है बाय वर्च्यू ऑफ नंबर्स, और एक जूनियर पार्टनर इमर्ज करता है। अगर कोई जूनियर पार्टनर का रहनुमा ये बोलता है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, तो वो सोचो उस आदमी का चित्र क्या है। उस आदमी का चरित्र है कि चाहे मैं 2 सीट में है, तुम्हारे 100 सीट से, नहीं ये 2 सीट अगर आपने नजरअंदाज कर दिया, मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया, तो मैं सरकार मैं बनने नहीं दूंगा, और या नहीं तो मैं तुम्हारे दुश्मन से मैं वो पोस्ट पोल अलायंस में चला जाऊंगा किसी तरीके से। तो इस तरह जब आपका बुनियादी गलत हो और इस तरह के चरित्र के लोग, उसका लाख प्रोहिबिशन और वो करे रहे हो, कोई नोबडी गोइंग बाय योर प्रोहिबिशन। आदमी चरित्रवान होता है तो वो सब तो दिखता है, वो हर तरफ उसका चरित्र दिखता है। वो केवल आप वो प्रोहिबिशन और ये सब वो करके गांधी जी नहीं बन सकते, ठीक है ना। सो देखिए, मोरालिटी जो है वो कम बेसी इन वेरियस डिग्रीज, हर फेसेट ऑफ लाइफ, हर फैसेट को लाइफ को कवर करते हैं। ये मानने को तैयार नहीं है कि ये पॉलिटिकली इमोरल है, इसका दाऊद के साथ लिंक है, लेकिन ये अदरवाइज ये बहुत मोरल आदमी है। दिस डजंट हैपन। सो दैट इज वेयर आई सी, जो आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो ये मैं पिटफॉल्स दिख रहा हूँ ये हमारे पूरे प्रजातंत्र में। और उसी का देखिए, आप बताइए साहब, ये जो भी हो रहा है, इसे मेरे को अगर कोई बेटर सिस्टम है तो बताइए। ये जो संविधान होता है कि चुनाव होता है, आप जाते हैं, चुने जाते हैं, आपको एक स्टिपुलेटेड पीरियड मिलता है, उस स्टिपुलेटेड पीरियड में आपको बिल्कुल ये है। हम भी गए थे अरुण गोस्वामी वाले केस, हम भी, मैं आपके साथ जंतर मंतर गया था, आपके साथ मैं राष्ट्रपति भवन किया था, लेकिन हमने एक तरीका से किया, एक नियुक्त जगह पे हमने किया, एक डेजिग्नेटेड तरीके से हम राष्ट्रपति से जाके मिले। लेकिन आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो एक चुनी हुई सरकार ने एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से एक बिल बनाया। आपको अगर बिल से परेशानी है तो वेट फॉर द नेक्स्ट इलेक्शंस। अभी यहाँ तो हर दिन चुनाव होते रहते हैं, अभी आसाम में होने वाला है, तो वहां के फार्मर्स को कन्विंस कर दो। नहीं, बिल आने के बाद तो बिहार का चुनाव हो तो बताते ना, उसमें कहते फिर वो तब तक क्यों हार गई। देखिए पुष्पेंद्र जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं इस पर बहुत एनालाइज किया है। कई लोग मुझे कहते हैं कि यार हमारे सोशल ग्रुप में मोदी साहब को बड़ी गाली दे रहे हैं, कुछ हमारे फौज के रिटायर्ड लोग भी उसमें शामिल हैं। तो मेरे को कभी लगता है कि यार जिस आदमी 16-17 घंटे काम कर रहा हो, जो इतनी मेहनत कर रहा हो, वो आप कुछ नहीं तो चलो आप बेनिफिट ऑफ डाउट आप उसको दोगे। तो मैं बहुत ध्यान से मैंने बड़ा इस पर चिंतन किया कि आखिर बात क्या है। ये अरविंद केजरीवाल टाइप के ये एंटी नेशनल्स, ये जो तलवार वाले हैं, एक तरफ पेट लिए हुए, दूसरी तरफ तलवार उठाए हुए हैं। अरे पहले डिसाइड करो, या हलवाई हो या तुम योद्धा हो। एक तरफ तुम कनाडा चले गए, उधर से तुम ना लगाओ जबकि तो पूरे तो जा कनाडा पे होता करो, लूडो खटाओ, गद्दी वहीं पे ये करो, करो वो देते हैं। वो हमारे मित्र आप भी मिले थे उनसे देहरादून में, हमारे मित्र पेरिस में काफी लंबे समय तक पोस्टेड थे। वो बता रहे थे कि जब भी व्हेन दे वर एट द रॉन्ग एंड, फ्रांसीसी सिटीजंस थे फ्रांस में, ये दौड़े हुए ये एम्बेसी में आ रहे थे, और सिटीजंस है फ्रांस। और ये इन देयर आर मोस्ट, ये ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन आई कंसीडर द मोस्ट अनसिविलाइज्ड कंट्रीज इन दिस वर्ल्ड। और इसीलिए अनसिविलाइज्ड कंट्रीज में वो टुडे वाले कंट्री में बड़ा दिल लगता है साहब। और वहां पे खिस्ता का हेडक्वार्टर, दुनिया के जितने छटे हुए आपको बदमाश मिले, वो लंदन में इनका हेडक्वार्टर होता है। कितने छटे हुए बदमाश, कितने। तो मैं कह रहा था, तो मैं इस पर बड़ा चिंता कर रहा है कि आखिर क्या बात हो गई है। लोग तक मैं तो यहाँ बैठा हूँ, मैं गांव में लोगों से बात करता हूँ, मैं तो यहाँ खेती करने आया हूँ, अभी उसी सिलसिले में मैं देख रहा हूँ कि लोगों तक क्या डिलीवर हुआ है। एक आम आदमी के पास कैसे बिजली, मोदी गवर्नमेंट हैज बीन, मोदी साहब हैव बीन एबल टू एलिमिनेट और मेनी ऑफ द जो ये बिचौलिए, लेकिन ये जो है ये तलवार वाले, ये बड़े बिचौलिए हैं, ये बड़े बिचौलिए हैं, इनको कुछ नहीं साहब। देखो मैं बात बता रहा हूँ,
मैंने काफी नौकरी की है, ठीक है ना, पंजाब में। और मेहनत मेहनत वाला वो जो हमारा जो यहाँ से जो लेबर जाता है बिहार और यूपी से, उसको तुम क्या बहुत पैसा देते हो क्या? तुम उगाते क्या हो? चावल हम उगाते हैं, चावल और गेहूं। चावल और गेहूं में कंपैरेटिवली सबसे कम लेबर लगता है। आपको मैं लेबर इनपुट में बात कर रहा हूँ, मेहनत इनपुट की बात कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा मेहनत जो है वो सब्जी उगाने में लगता है। जो आपके डाइनिंग टेबल पे सर जो सब्जी आते हैं ना, वो सबसे मुश्किल है उगाना, और सबसे मुश्किल है उसका मार्केटिंग। उस किसान के बारे में आपने कहीं नहीं सोचा? तो मैं बहुत चिंता कर रहा था इस बात का कि आखिर क्या बात है। तो बात साथ ऐसा सुन के कुछ लोगों को नहीं अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग ऐसे बातचीत क्या कब है, कोशिश करेंगे कि किसी को अच्छा लगे? हम तो कभी कोशिश नहीं की किसी को वो अच्छा लगे। हमारा इंटरेस्ट राष्ट्र है और राष्ट्र को अच्छा लगे तो ठीक है, किसी को नहीं, नहीं अच्छा बात लग रहा है बात तो आंदोलन कर ले, हमको कोई दिक्कत नहीं। बात बात ये है कि अंग्रेज थे, बाकी रूलर्स थे, तो उन्होंने हमेशा कुछ मेजॉरिटी कम्युनिटी तो यहाँ मतलब हिंदू की तो हिंदुस्तान, तो मेजॉरिटी कम्युनिटी को डिमोरलाइज करने के लिए उन्होंने बीच बीच में बहुत सारे इस तरह के तत्व उन्होंने उछाले। उन तत्वों में कोई गहराई तो थी नहीं और गहराई हो भी नहीं सकती है। आप सनातन से व्हाट इज एटर्नल, हाउ कैन यू कंपेयर विद व्हाट इज टेम्पररी? आप तो कर नहीं सकते। तो बहुत चिंतन के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये बिकॉज दे सी मोदी साहब एज द रिवाइवल ऑफ 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 यू कैन कॉल हिंदुइज्म, या सनातन धर्म का जो रिवाइवल जो है उसका ही सिंबल समझते साहब मोदी साहब को। और इसलिए अब वो कोई मैं तो दिखा हूं ना, मैं फौज में भी रहा हूँ। ये क्या भाई, तो नौकर होगा आपका, वो बिहार का होगा, आपका कोई ये होगा तो कोई पहाड़ी होगा, वो चाहे वो किसी भी वो कास्ट या कीट का हो, वो आपके यहाँ वो काम कर रहा है। आप पहले फेंसिंग नहीं थी, जब फेंसिंग नहीं थी वही दौर मैंने दिखा है, वो भी दौर मैंने दिखाया कि आप उसमें ओल्ड स्मगलिंग कर रहे थे। जब फेंसिंग आया तो भी हमारा ऑपरेशनल एरिया वही था, वो भी और मैंने देखा कि आप किस तरह से ड्रग्स मेकिंग कर रहे हैं। तो आपकी प्रॉस्पेरिटी का ज्यादा आप ढिंडोरा न पीटे, ढिंडोरा नहीं पीटे आप। और ये मत कहें कि दुनिया के बाकी जो फार्मर्स है, मैं भी 400 से 500 मत धान देता हूँ मार्केट में, ठीक है ना, तो मुझे कोई तकलीफ नहीं है। अरे ये एमएसपी हो कोई हो, ये भाई आखिर कोई पैसा जो भी सब्सिडी है, मैं अभी उस पर नहीं बात करना चाहता कितना बिजली का सब्सिडी, कितना फर्टिलाइजर का सब्सिडी, कितना मुझे सरकार दे रही है, उसके बारे में नहीं मैं ही बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इस तरीके से आप हम लोगों को कि हम दिल्ली में आग लगा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, तो करो ना भाई, ये धमकी क्या दे रहे हो? हम 6 महीने तक पड़े रहेंगे। हु इज मिसिंग यू? ना तुम पंजाब के लायक हो ना हिंदुस्तान के लायक हो। तुम कहीं पढ़े हो, अमेरिका में पढ़े हो, उधर पढ़े रहो, कोई फर्क नहीं पड़ा है। तुम किसी के लायक नहीं हो। तो देखिए ये सारा प्रॉब्लम है कि अब इनको लग रहा है कि ये हिंदू रहना क्यों हुआ है। ये लोग अपने पास की बात कर रहे हैं। कोई वो धर्मपाल जो ये लेफ्टिस्ट है, उसकी पूरी उनकी सर्च थी धर्मपाल की, उसको इन्होंने दबा के रखा हुआ था। और ये सारा रिसर्च है, इट इज इन लंडन म्यूजियम। आप यहाँ को नायक, मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ इनको। अभी मैं अमेरिका गया, वहां नासा ने ऐसे बोला, नासा ने बोला है कि वो क्या बोलते हैं, वो सोलर इक्लिप्स इतनी तारीख को होगा, जाके बनारस में पंडित पूछ लो, अगले 100 साल आपको बता देगा सोलर इक्लिप्स कब होगा। वो किसी मजहबी किताब नहीं लिखा हुआ है, किसी मजहबी किताब में विज्ञान के बारे में नहीं दिया हुआ है, किसी विज्ञान के हनुमान चालीसा में ही सन का द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन दिया हुआ है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, दैट इज द डिस्टेंस। किसी ने नहीं दिया हुआ। ये जो भी साइंटिफिक नहीं है, जो वैज्ञानिक नहीं है, वो साइंटिफिक हो नहीं सकता है। तो ये जो जलाने की बात है, जैसे आप तो हमारा बीएचयू भी गए थे, अरे बनारस तो 8 बार टूटा, 8 बार टूटा। 8 अभी जो आप देख रहे हैं मंदिर अहिल्या होलकर का वो नया हुआ था, अब जाके फिर उसके बाद मोदी साहब ने आपने देखा कि वहां पर उन्होंने क्या कर दिया बनारस को। जब ये तुम 5,000 जितने, तो आई डोंट वांट टू गिव इट डेट आल्सो, दैट इज आल्सो इन फॉल्सहुड। जो चीज सनातन है उसको तुम चैलेंज करने निकले हो, चौथी करने वाले हो, मारेंगे, काट देंगे। हम प्रजातंत्र तुम नहीं मानते, आप कोई चीज वापस लो, कहो फिर ये आप इनका यही है कि फिर कहे कि 370 वापस करो।
अभी सब देखिए, 2-3 बात मैं कहना चाहता था, इसका इंटरनल सिक्योरिटी रैमिफिकेशंस, और ये मत समझिएगा ये सब नियंत्रित है। आज अभी मैं अखबार देख रहा है, नहीं वो बाहर से नहीं कंट्रोल है। अब आप देखिए, अभी मैं कह रहा हूँ, आपको पता है लद्दाख में अभी जो ट्रूप्स की स्ट्रेंथ है वहां पे वो 4 गुना ज्यादा जो पहले थी। वहां पर पुष्पेंद्र जी, मैं वहां दरबू में मैं काम कर चुका हूँ, सियाचिन में था विद द फर्स्ट इंडक्टीज। वो जितना उनका लॉजिस्टिकल मेंटेनेंस होता है, अगर रोजीला खुला हुआ है तो कुछ इधर से होता है, बाकी जो एयर मेंटेनेंस होता है वो चंडीगढ़ से होता है। अब पूरी जो वहां सामग्री चाहिए वो केवल चंडीगढ़ से कंट्रोल होती है, ये प्रोक्योर होती नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान से आती है, दिल्ली से सामान आता है, सभी जगह से आता है। आप इस समय दिल्ली को इस तरीके से थ्रेटन करके, हाईवे को थ्रेटन करके, आप अनजाने में नहीं, आप जान के, आप हमारे जो डिफेंस प्रिपेयर्डनेस है, आई विल नॉट कॉल इट एन वॉर एफर्ट, अभी मैं वॉर एफर्ट नहीं बोलूंगा उसको, लेकिन आप डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को आप हानि पहुंचा रहे हैं। आपको मालूम नहीं, आपको मालूम नहीं कि वहां पर हालात कैसे हैं, किस तरह टेंशन बना हुआ है वहां पे। और ये हर बार आप देखोगे, जब ऑपरेशन पराक्रम हो रहा था उस समय ऐसी चीजें हुई थी, तो दे आर बीइंग मैनिपुलेटेड फ्रॉम अबॉर्ड। तो इसमें ये कहना ये हैंडफुल ऑफ पीपल एंड ये मैं इस बात को नहीं मानता हूं कि हैंडफुल और ये लोग हैं जो जो लोग हैं जो खालिस्तान के नारे लगा रहे हैं, वो खालिस्तान पसंद लोग हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक बहुत बड़ा चंक होगा या है भी जो कि उनकी इस बहुत सारे बड़े अच्छे पॉजिटिव वीडियो भी आ रहे हैं हमारे यहाँ उन्हीं के बीच से। लेकिन आप इससे, लेकिन इनसे ज्यादा ये जो खालिस्तानी जिहादी एलिमेंट जो है, ये माओवादी एलिमेंट्स हैं, इससे ज्यादा ये खतरनाक, ये जो आपके कुछ विदेशी महिला, अरविंद केजरीवाल, इस तरह के लोग। सिंह, मैं आखिरी सवाल बस जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आपकी बच्ची को देश का समाज और साथ साथ जो व्यवस्था में बैठे लोग हैं भी सुनते हैं, और उनको जरूर आपकी किसी न किसी बातचीत से उस लीड मिलती होगी। कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसी स्थिति में जब लोकतंत्र का दुरुपयोग है, लोकतंत्र का इस्तेमाल लोग देश तोड़ने के लिए, अपने विदेशी आकाओं के मंसूबों को पूरा करने के लिए जब करने लगे, तो सड़कों चारों तरफ से जाम कर दी जाए, तलवार निकाली जाए और सत्ता को चुनौती देकर के उसे प्रवोक किया जाए कि किसी तरह की सत्ता प्रवोक हो, और प्रवोक होने के बाद वो कोई ऐसा एक्शन करे जिसे पूरी दुनिया में मानव अधिकारों के लिए भेजा जाए। ऐसे में देश की सत्ता में बैठे हुए लोगों के और गृह मंत्रालय के लिए क्या ऐसी कोई रणनीति हो कि जिससे पूरी दुनिया के अंदर इस बात को प्रचारित करने वाले जो लोग हैं, देशविरोधी ताकतें हैं, उनको इस अराजकता से सरकार कैसे निपटे? क्योंकि ये बात तो सच है कि आतंकवाद को आप संविधान हासिल रखते हैं, इस देश में युद्ध करने वाले लोगों से संविधान की धाराओं के तहत आप कितनी संविधान की धारा लिखी हुई है तो ऐसे होगा उससे होगा, नहीं हो सकता। कश्मीर में आतंकवाद को आप संविधान की धारा के तहत नहीं पाते। इसलिए मानता हूं कि संविधान जो है वो सब समाज के लिए है। अगर अराजक समाज हो जाए तो फिर संविधान की कुछ धाराओं को कुछ देर के लिए मुलतवी कर देना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ कहते हैं कि जब एजेंसी लगती है तो उसमें लोगों के जो फंडामेंटल राइट है उनको समाप्त कर दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन ऐसी स्थिति में निपटने के लिए जो हर 6 महीने बाद पैदा होती हो, हजारों की करोड़ों की प्रॉपर्टी लोग आग जला देते हो लोकतंत्र के नाम पे, क्या आप कुछ ऐसा सजेस्ट कर सकते हैं एक खास सिचुएशन के अंदर लोगों के नागरिक अधिकार को कुछ देर के लिए टर्मिनेट किया जाए? और क्योंकि जिस तरीके से कोर्ट्स बीच बीच में सुबह कोर्ट खोल देती हैं, क्या उस परिस्थिति का कोई ऐसा परमानेंट सोल्यूशन हो कि अगर देश में इस तरीके की स्थिति हर 6 महीने बाद 2 महीने बाद बनेगी तो देश की प्रोग्रेस, देश का विकास, देश के नागरिकों को जिस तरह यगमा बनाया जाता है, बंधक बनाया जाता है और उनके बेहाव पे देश को एक तरीके से अनार्क फैलाई जाती है। और आप खुद कह रहे हैं कि बहुत सारे अनार्किस्ट इस देश में सत्ता में पहुंच गए, चाहे आपने छत्तीसगढ़ की बात कही हो, चाहे महाराष्ट्र की बात कही हो या दिल्ली में भी हो। तो एक आम आदमी ये चाहता है कि सरकार क्या वो कदम उठाए, सरकार को किस तरीके के बदलाव करना चाहिए ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ऑल टाइम सोल्यूशन हो, ये टेम्पररी इलाज हो, परमानेंट कोई ऐसा इलाज हो, इसमें कोई आप अगर सजेस्ट कर सकते हैं या कुछ सुझाव दे सकते हैं, या पब्लिक के अंदर कोई डोमेन ऐसी बात कहे समाज के सारे सुनने वाले लोग आपको उस बात के लिए सरकार पे दबाव डाले, या आप ये सजेस्ट करेंगे कि ऐसी स्थिति में समाज को भी काउंटर तरीके से बढ़ाना चाहिए और लाखों लोगों को सड़कों में निकल करके इनका सामना करना चाहिए? क्या आप सजेस्ट करेंगे? ये जानना चाहता हूँ आपसे। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं अपेक्षा कर रहा हूँ अपने न्यायालय से कि इस बात को वो सुओ मोटो इस पर एक्शन ले और राहुल गांधी से बुला के पूछें कि आप जब वहां गए थे चाइना के दूतावास में, तो आपकी क्या बात हुई डोकलाम क्राइसिस में, और ये विदेशी महिला से बुला के उससे पूछें कि ये जो एमओयू आपने साइन किया था इसका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉपर्टी क्या है,
पर आप किस ये इसको सीक्रेट क्यों रखा गया? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि हमको आपने जो सवाल पूछा ये इंटरनल सिक्योरिटी एंड लॉ एंड ऑर्डर का है। अब देखिए कहा जाता है कि अब कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर में। पहले क्या होता था कि कांग्रेस की सरकार होती थी, वो मई इसके पहले जब मिसेस गांधी ऐसे तो वो सारे सरकार बर्खास्त कर दिया था उन्होंने, तो आपकी अपनी सरकारें होती थी, स्टेट सरकारें, तो कोई भी तो इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर में इतना ज्यादा कोई फर्क नहीं था। इंटरनल सिक्योरिटी लॉ एंड ऑर्डर apparatus ही आप इंटरनल सिक्योरिटी apparatus को चला लेते थे। मुझे याद है और मैंने पढ़ा है, उस समय तो छोटा था, खतर की लड़ाई में बहुत कम लोगों को शायद ये मालूम होगा कि जिस तरह से ये वॉर एफर्ट या प्रिपेयर्डनेस को ये लोग जानबूझ के हो रहे हैं, हमारे जो ये सो कॉल्ड फार्मर टेस्ट में जो बैठे हुए हैं, उसी तरीके से इनको अगर आप फिफ्थ कम्युनिस्ट कहें तो कोई गलत नहीं होगा। और ये प्रॉक्सीज हैं, ये पाकिस्तान के प्रॉक्सीज हैं, ये चाइना से प्रॉक्सीज हैं, वो शर्जील इमाम किसका प्रॉक्सी है, ये अरविंद केजरीवाल किसका प्रॉक्सी है, ये अल्ट्रा लेफ्टिस्ट है, ये जो खालिस्तान वाले हैं ये किसके प्रॉक्सी हैं, सबको मालूम है। तो ये प्रॉक्सीज जो है, ये जब 71 वॉर में जब ये हुआ कि भाई बांग्लादेश वॉर में जो नक्सल एलिमेंट्स हैं वो फिफ्थ कॉलमिस्ट का कम करने की तैयारी कर रहे हैं, वो जो बिल्डअप हो रहा है हमारे ट्रूप बिल्डअप और लॉजिस्टिक बिल्डअप उसमें बाधा पहुंचेंगे, तो मिसेस गांधी ने एक ऑपरेशन स्टीपलचेज चलाया और तमाम ये लोगों को जितनी ये थे उसे कई लोगों को ऊपर भेज दिया गया था, क्योंकि उस समय एक्सटर्नल थ्रेट था और एक्सटर्नल थ्रेट के लिए आपको कम से कम जो आपका इंटरनल डायमेंशन है वो जो है कम से कम वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब हम थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, थर्ड फ्रंट बिकम वेरी सीरियस, ये जो इंटरनल फ्रंट की बात कर रहे हैं, ये जो इंटरनल जो थ्रेट्स हैं ये लॉ एंड ऑर्डर ऑपरेटर से नहीं हो सकता है। आप एक तरफ तो आपने तमाम डिप्लोमेटिक मेजर्स ले रहे हैं, सिक्योरिटी मेजर्स ले रहे हैं, आपकी दिल्ली पुलिस की स्पेशल लगी हुई है, आपके कई और जो आपके सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज है वो करें, और एक तरफ यहाँ का मुख्यमंत्री ओसामा बिन लादेन को लेकर घूमा है। सो यू सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ एंड ऑर्डर apparatus एंड इंटरनल सिक्योरिटी। आप पाकिस्तान को आप सर्कमस्क्राइब करना चाहे इंटरनेशनल, और यहाँ का उठ के मुख्यमंत्री जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, यू सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस। आज अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग अपने वो है अपना अप्रोच है इन टैकलिंग माओइज्म। विदेशी महिला ने तो वो पूरा मतलब माओवादी को सरकार को मतलब शी ओन्स दैट माओवादी सरकार, मतलब सरकारी भी माओवादी। सो यू सी द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन दिस। जो आपकी इंटरनल सिक्योरिटी जो ताकतें हैं वो पैन इंडियन है, वो यही सोचते ये झारखंड है, ये बिहार है, वो मलकानगिरी है या वो है, वो एक पैन इंडियन पे उनकी सोच है, चाहे वो जिहादिज्म हो चाहे माओइज्म हो चाहे ये खालिस्तानी लोग। आप सेगमेंट में फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए पंजाब में बीजेपी की सरकार होती तो क्या ये जो these elements जो पहुंचे हैं दिल्ली क्या पहुंच पाते? अगर या बीजेपी सरकार होती दिल्ली में, क्या इसी तरह का उनका स्वागत होगा, उनका खैर मकदम होता? आप समझ रहे हैं? So here what is happening is that you expect जो law and order apparatus है, और law and order apparatus कौन नहीं जानता साहब? Today Indian police service has come totally defunct इसलिए कर दिया है। जो महाराष्ट्र की बात आप कर रहे हो, थाने में कौन बैठेगा वो मुख्यमंत्री तय करता है, तो पॉलिटिशियन तय करता है। कोई मुझे नहीं लगता है कि आज कोई डायरेक्टर जनरल पुलिस है वो किसी 4 साल वो पुलिस सर्विस वाले को भी कुछ बोल सकता है। एक हमारे यहाँ पुलिस अफसर है, वो हीरो हीरालाल की तरह वो पूछे रखता है और यहाँ तक हाइट लॉस रखता है। और मैं कभी सोचता हूँ कि अगर मैं फौज में होता और मेरे जूनियर ऐसा मैं तो उसको उसी समय मैं कह दिया तो ऑटो रॉयल को मार्शल। आपको मालूम है ना फौज में लोअर लिप्स के नीचे मुझे रखा लाउड नहीं, वो इतनी बड़ी हीरो हीरालाल की तरह साइड लॉक सकता है। तो इन सब चीजों से आपको कोई कंट्रोल नहीं, कंट्रोल तो पॉलिटिशियन है। महाराष्ट्र में वो एक आजकल बहुत चर्चित एक पुलिस अफसर बहुत आजकल चर्चे में है, डीजीपी जो वहां तक आके उसने सेंट्रल गवर्नमेंट की उसने पोस्ट मांगी। हाँ जी जी तो हाँ जी मैं कह रहा था कि सो दिस एंटायर apparatus स्टेट। तो अगर आप थर्ड फ्रंट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सा थर्ड फ्रंट देखिए अभी किस तरह हालात ये बने हुए। अगर आप सरकार को आप किस तरीके से आप उसको डिसाइड कर दोगे, उसको आप सर्कमस्क्राइब कर दोगे, जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो हैं तो मेरा अपना ये सिंह साहब आवाज जो है वो नहीं आ रही। मैं समझता हूँ कि
सिंह साहब को जो कुछ करीब करीब सारी बात बतानी थी वो बताई, और मैं एक बार फिर कुछ और मौजू, कुछ और विषय, कुछ और मुद्दे होंगे तो हम और सिंह साहब जो है लगातार, क्योंकि आजकल बाहर जाना कम हो रहा है और इसलिए मैं समझता हूँ कि इस पे बातचीत जारी रखेंगे। थोड़ा बीच में कनेक्शन बार-बार खराब हो गया। सिंह साहब बोले हैं आप अपनी बात कहते हैं, आप उसको समाप्त कीजिए सर, आप अपनी बात कीजिए सर। हाँ नहीं, मैं कह रहा था तो आपको ये जो पूरा जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है लॉ एंड ऑर्डर और इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में, अब इतने ब्लास्ट हुए, पूरे पूरे कंट्री में ब्लास्ट हो रहा है कि सो यू नीड अ पैन इंडियन अप्रोच। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स हैं विद रिगार्ड टू लॉ एंड ऑर्डर इंटरनल सिक्योरिटी, दैट शुड बी इनहैंस्ड। यू कैन नॉट ट्रस्ट ममता बनर्जी। आपकी आपकी सिंह आपकी आवाज थोड़ा सा ब्रेक हुआ, समझता हूँ कि कनेक्शन। जी 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 जी। तो मैं हाँ हाँ आप पावर के ओसामा बिन लाइक को परेड करने वाले के ऊपर आप इतना लॉ एंड ऑर्डर इंटरनल सिक्योरिटी नहीं छोड़ सकते। Otherwise, your nation building process will be, I mean, it will suffer. That is how China has stolen march over you, for God's sake. And that is what people want. ये लोग चाहते हैं कि आपको किस तरीके से आपको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। बड़ा अच्छा तरीका है सब। ये टूमर ऑफ डेमोक्रेसी। इसलिए पहली बात की इस चीज को इंटरनल सिक्योरिटी और लॉ एंड ऑर्डर में द सेंटर शुड हैव अ मेजर से। जैसे मान लीजिए इलेक्शन जब सब चुनाव होते हैं, मैं बात बता दूं पुष्पेंद्र जी कि किस स्टेट में क्या स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, इससे जाहिर हो जाता है कि कितने फेजेस में चुनाव होते हैं वहां पे। पहली बात। दूसरी बात इससे ये हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ही तो गवर्नमेंट ऑफिशियल की पोस्टिंग तो करता है ना इलेक्शन के पहले। उनको भी मालूम होता है कि ये सरकारी तंत्र का कौन आदमी है, ये कौन सरकार का फेवरेट है, who can play a spoil sport, who will be partisan in handling the situation। तो कहता है ना, वही पावर्स आई थिंक शुड बी विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। आज अगर पंजाब में और दिल्ली में अगर मान लीजिए भारतीय एक ही पार्टी की सरकार होती तो सेंटर कभी ऐसी स्थिति नहीं हो सकती थी, कभी नहीं हो सकती थी। तो दैट इज व्हाई एटलीस्ट। और दूसरी बात, मेरा अपना मानना है कि ये ड्रामा ऑफ स्टेटहुड इन दिल्ली, ये एक्सपेरिमेंट हमने देख लिया, हैज फेल्ड। इट इज नॉट ओनली फेल्ड, इट इज फेल्डिंग दिल्ली, लेट मी टेल यू। मैं अपना मानना ये, और कि क्या स्टेटहुड आपको मुझे नहीं चाहिए आदमी ऐसा अरविंद केजरीवाल की तरह। सर उस आपने दिल्ली जैसी जगह को अनार्किस्ट बना दिया। दो सरकारें वहां एक सरकार ये काम नहीं कर सकती, और दूसरा ये कि हजारों करोड़ों बजट, भाई ये नेता वो आनुल्ला टाइप का जो नेता है, हादी दंगों में शामिल है, वो तहरीर दंगों में शामिल है। आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, यहाँ की जमीन के ऊपर जगह जगह मस्जिदें बन रही हैं, बाजारें छूटी बन रही है। भाई आपने हमें इस चक्कर के ऊपर इतना बड़ा बोझ क्यों दिया भाई? इसलिए जरूरत है सरकार की, जब बॉडी सेंट्रल गवर्नमेंट है, कोई जरूरत ही नहीं है सरकार की। आप 70 लोगों एमएलए को पहले पालो, उनके भ्रष्टाचार को पालो, फिर उनको कोठियों दो, फिर उनको खर्चे दो। किस लिए कर रहे हैं? टैक्स की भी है, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव के लोग चलाते थे, पहले भी कर रही दिल्ली। ये खाम आप जगह कहते हैं राजनीति लोकतंत्र के नाम पे सरकारों के नाम पे चले, और वहां सरकारें जो है पाकिस्तान क्या लिंक भाई? व्हाट इज द लॉजिक भाई? दिल्ली के अंदर केंद्र सरकार है आपकी, वहां ऑलरेडी डीडीए है, आपका जमीन के ऊपर कब्जा है कि इसमें ये किस काम के 70 एमएलए को पाले? और ये आपकी आवाज दिख रही, आपकी आवाज चली गई सिंह साहब। आज की बातचीत को हम यही उसे रोकते हैं और सिंह साहब से दरखास्त करेंगे कि सिंह साहब जहां भी रहते हैं और लगातार दुनिया भर की खबरों से वाकिफ रहते हैं, और मैं समझता हूं कि बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सब्जी, बहुत सारी चीजों के बारे में सब साहब ने अपने विचारों में रखा है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि खासतौर से ये लॉ एंड ऑर्डर के नाम के ऊपर जो स्टेट के अंदर अनार्की फैलाई जाती है और पुलिस को जिस तरीके से इस्तेमाल करा जाता है कि आप पार्टी प्रेसिडेंट सी पार्टी का वहां जाए और आप उसके ऊपर हमला करवाएं और सरकार उसमें शामिल हो, ये तो मुझे लगता है कि ये जो लोकतंत्र के नाम पे इस देश के अंदर, एक देश के अंदर कई सारे देश बनाने की कोशिश की जा रही है कि वहां के राज्य सरकार का मुख्यमंत्री तय करेगा कि पाकिस्तान से बात करो, दूसरे मुख्यमंत्री तय करेगा कि साहब आप बांग्लादेश से बात करो। तो ये जो समस्या है, ये समस्या खत्म होनी चाहिए, और इसमें सेंटर की कोई ना कोई ऐसी भूमिका हो कि जब ऐसे हालात हो और देश में अनार्की फैलाने वाली बात हो और विदेशी ताकतें सीधे तौर पर आपकी सरकार के अंदर दखल दे रही हो, ह्यूमन राइट के माध्यम से दे रही हो, तो सेंटर को शायद मुझे लगता है कि ये जो स्टेट सब्जेक्ट का मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, इसको उस पूरे पीरियड के लिए उसको डिफ्यूज करना चाहिए और सेंटर के हाथ को खान जाना चाहिए। अब सेंटर की बात है कि कुछ ऐसी ताकतें बीच आती नहीं है कि इन्होंने सेंटर का इस्तेमाल करके इस देश को बेचने और तोड़ने और कमजोर करने की कोशिश की। तो आज मैं समझता हूँ कि खासतौर से महाराष्ट्र और बंगाल के अंदर जो हो रहा है वो पूरा देश देखा है। महाराष्ट्र के अंदर तो सिंह साहब ये स्थिति है, वहां कब किसको उठा लिया जाए, कब किसको ले जाया जाए, आप ढूंढते रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। लोग ये कह रहे हैं, वहां पुलिस वाले ये कह रहे हैं कि वहां एक और मुझे नई बात बताइए, कोई फ्रॉड है, कोई
वहां किसी किस्म का कोई पीर है वहां मखदूम पीर करके, और थाने के अंदर उसकी मजहब बनी हुई है, और महाराष्ट्र पुलिस उसके पास आती है। मैं ये सुन के बड़ा मुझे अजीब गरीब लगा। उस कोई बाबा मखदूम नाम का है, वो पुर्तगाल के जमाने से है। तो इस देश में गली मोहल्ले में रातों रात बहुत सारे बाबा पीर पैदा हो जाते हैं, और फिर मजार के नाम से इस देश की आशाओं को बेवकूफ बना जाता है। कोई मखदूम है, वो थाने के अंदर उसकी मजार बनी हुई है, उसे महाराष्ट्र पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर देती है। और कमाल की बात यह है कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर एक साइकोलॉजी बनी हुई है कि जब भी कोई केस हमसे सॉल्व हो रहा हो तो बाबा मखदूम के पास चले जाओ। वो फर्ड नाम का कोई मजहब बनी हुई है, उसको मुसलमानों ने चारों तरफ से बना रखा है, और आके थाने के अंदर है उठ लगता है, पुलिस उसमें उसमें शामिल होती है। और पूरी महाराष्ट्र की पुलिस जब कोई मामला सॉल्व होता है, वो फ्रॉड नाम का जो जार बनी हुई है वहां जाता है और उनसे पूछता है। तो मैंने पूछा कि भाई इतने सारे केस अब तक सॉल्व नहीं कर पाए, उसमें ये मखदूम नाम का फ्रॉड कुछ कर पाया? तो ये जगह जगह जैसे दिल्ली में शाह वलीउल्लाह नाम के देशद्रोही जैसे अहमद अब्दाली को हमला करने के लिए लाया, इस देश में जगह जगह ये मज़ारें बन गई हैं। यहाँ दिल्ली में संसद के सामने बना रहे, रेड क्रॉस पे मज़ार है, एयर भवन है उसके साथ, और बड़ी विटल जगह पे बनती है मज़ार। और फिर उसमें ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि तो 2000 साल पहले कोई पीर फकीर आए थे, मुझे नहीं लगता कि 1400 साल पे ये मजहब आया तो 2000 साल पहले पीर कहाँ से पैदा हो गया। तो फ्रॉड जो है महाराष्ट्र के अंदर ऐसा चल रहा है, वहां लोग बेचारे जो पुलिस वाले वो अपना काम नहीं कर पाते, और कोई मुसलमान किसी झगड़े में पकड़ लिया जाए, स्मगलिंग पकड़ लिया जाए, तो वहां जो सत्ता के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके टेलीफोन ऐसे आ रहे हैं जो माफिया, और वो पुलिस वालों को इसी गंदी गंदी गालियां देते हैं कि वो बेचारे पुलिस वाले कुछ कर नहीं सकते। पूरे महाराष्ट्र में जो बात आपने कहा, जो आज आप रूप दिख रहे हैं, दो ताकतें जो अब तक समुद्र से स्मगलिंग करती थी, उन्होंने इस देश में महाराष्ट्र सरकार की स्मगलिंग करी है, और वो एक एक शब्द एक एक बात उनके हिसाब से चला रहे हैं, किसको बिल मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी, किसको हटाओ, किसको दबाओ। पूरा महाराष्ट्र में समझता हूँ खासतौर से मुंबई बड़े बिखराव है, बाकी पुलिस का मनोबल बहुत गिरा हुआ है, और आप अर्नब केस देख रहे हैं या और दूसरे केस में देख रहे हैं, वो उसी का परिणाम है। मैं एक बार फिर साहब आपका, क्योंकि आप पहले ऐसे शख्स से बारे में जो फौज में भी रहे, जो मिलिट्री इंटेलिजेंस में है, जो रॉ में है, और आज इस उम्र में भी आप पटना में, और पटना से दूर आपके गांव में जहां आपकी बहुत बड़ी खेती की जमीन है, वहां आप धान उगाते हैं, वहां गेहूं उगाते हैं और उसको बेचते हैं, पूरा प्रोसेस भी करते हैं। तो लोग शायद यकीन नहीं मानेंगे कि एक ऐसा आदमी जो दिखने में इतना स्मार्ट हो, बेहतरीन कपड़े पहनता हो, स्कार्फ लगाता हो, और वो आदमी किसानों की बात करे, तो आप वो किसान नहीं है जो अंजाम के किसान है, आप जमीन वाले किसान हैं। और आपकी शायद तो ऐसे नहीं है जिससे आप देश में हलवा लेके निकले, लेकिन एक आदमी जो जवान भी हो, किसान भी है, और उसके बावजूद भी भारत की संस्कृति को अपने अपने आप को उसे जोड़ता हो, उस पर अपने ऊपर प्राइड फील करता हो, ऐसे हम लोग हैं। मैं एक बार फिर तमाम लोगों ने जिन्होंने भी सपोर्ट इस चैनल से, जो हमारे साथी मुंबई में है, कलकत्ता में है, वो लोग चलाते हैं, ईमानदारी से चलाते हैं, और इसके थ्रू वो लोगों तक जुड़े हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और जो बात सिंह साहब ने कही है वो आम लोगों को सुने और समझे, और किस तरीके से जो देश में एक इंटेलेक्चुअल युद्ध भी चला है उनको काउंटर करें। सिंह साहब की सारी कोशिश होती है कि आप इन आर्गुमेंट को पढ़ें, समझें, और फिर वो जो देशद्रोही ताकतें अलग अलग शक्ल में, चाहे वो जेडीयू में हो, एमयू में हो, हैदराबाद हो, उनको काउंटर करने के लिए आपको एक तरीके से ज्ञान का हथियार देते हैं। सिंह साहब आप बहुत शुक्रिया। आप फिर मुलाकात तो करें, जब आपको लगेगा कि कुछ और आप मन में बात है करने की, तो हम फिर बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम सारे हजारों लोग जो देख लगातार सवाल कर रहे हैं, उनके सवालों के जवाब भी हम देंगे, लेकिन वो हमसे जुड़े और इस पूरे प्रोग्राम को आपने और आगे तक बढ़ाया, उन सबका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार सिंह साहब। थैंक यू।